अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का थर्ड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको दोनों प्रीवियस पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग नॉवेल लाइक नहीं करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि प्लीज़ अगर आपको नॉवेल अच्छा लगा करे तो नॉवेल लाइक किया करें। उसी से तो पता चलता है कि आप लोगों का नॉवेल पसंद आ रहा है या नहीं। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा फैसला है हैदर। मैं नहीं चाहता कि तुम या कोई और कहे मैंने हैदर की ज़िंदगी तबाह कर दी। तुम्हारा जो भी फैसला है मुझे बता दो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे। मुझे पता है कि आपने एक बाप का फ़र्ज़ निभाया है और किसी को लालची कहने वाले खुद के बारे में क्या कहेंगे। मतलब परस्त, कम ज़र्फ़, खुदगर्ज़, बेवकूफ़। इन तीनों ने हैरत से उसे देखा जो अल्फाज बोल रही थी। हाँ, मैं खुदगर्ज़ थी, मतलब परस्त थी। मुझे माफ़ कर दें, एक मौका तो सबको मिलता है ना, मुझे भी दे दें। अंकल, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ आपसे। प्लीज़, मुझे एहसास है कि मेरे अल्फाज आपको कितने तकलीफ़ दे लगे होंगे ना। अगर मैं वो अल्फाज ना कहती तो आप मुझे हैदर के पास नहीं लाते। मैंने बस हैदर को देखने के लिए आपको ऐसा उकसाया था। मैं भी जानती हूँ जो इंसान अपने भतीजे के लिए दूसरे के सामने हाथ जोड़ सकता है, इल्तिजा कर सकता है, पानी की तरह पैसे बहा सकता है, वो कैसे उसे मरता देख सकता है। आई एम सॉरी अंकल, प्लीज़। आशिर साहब के माथे के बल कुछ हद तक ठीक हो गए थे। बताओ हैदर, क्या फ़ैसला है तुम्हारा? उसने इल्तिजाई नज़रों से हैदर को देखा जो ज़मीन को घूर रहा था। सुफियान। जी हैदर भाई। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा था। तुम भी तो फैमिली के हो, बताओ क्या करूं? उसने खफा नज़रों से रुबा को देखा। इनके बहन भाइयों ने पहले मुझे कुएं में उल्टा लटकाया, फिर आज मुझे पकड़ा कर बांधा। मगर अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो मेरा कत्ल करवा देंगे इनके हाथ से। इसीलिए आप इन्हें एक मौका दे दें। गुंडों की फैमिली से हैं ये। हैदर ने हंसकर उसके सर पर चिपत मारी थी। चाचू, मौलवी साहब से रुजू के कवायद व जवाबत पूछ लें। मुझे मंजूर है, एक आखिरी मौका दे देते हैं इन्हें। रुबा के चेहरे पर 100 वॉट के बल्ब जितनी चमक आ गई थी। वो उसकी जानिब बढ़ी तो पहियों को मोड़कर उसने रुख बदल लिया। रुबा के सामने उसकी पुश्त आ गई थी। वो बस सर्द आ भरकर रह गई थी। आशिर साहब हैदर के कमरे से बाहर आए तो उन्हें डॉक्टर फ़हद का फ़ोन आया। बोलो फ़हद, हैदर कैसा है? जैसा पहले थे। तुम बताओ, रिपोर्ट्स कैसी हैं? एक गुड न्यूज़ है, हैदर के गुर्दे अभी तक सिर्फ 30% ही डैमेज हुए हैं। पिछले 1 महीने में उससे आगे नहीं गए। मैदे पर मौजूद ज़ख्मों की तादाद थोड़ी बढ़ गई है मगर ठीक हो सकते हैं। शायद जो मेडिसिन अब दे रहे हैं वो सूट कर रही हैं उसे। शुक्र है। और वो डॉक्टर का ये क्या बना? यार, उसने मेरे ईमेल्स का कोई जवाब ही नहीं दिया अभी तक। पाकिस्तान में कहाँ रहता है? वहाँ से ले आते हैं उसे या हैदर को ले जाते हैं? वो पाकिस्तान में नहीं रहता, अमेरिका के बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट में से एक है, नदीम अकबर। टू मच मूडी और प्रोफेशनल इंसान है। काम से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं है। उसे कहते हैं शिफा है उसके हाथ में। अगर वो हैदर को ट्रीट करे तो शायद वो ठीक हो जाए, मगर अभी तक तो उसका कोई पता ही नहीं। सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता है वो बंदा। पता नहीं अपनी फैमिली को भी कैसे टाइम देता होगा। उसकी फैमिली पाकिस्तान में है? नहीं, फैमिली उसकी अमेरिका में ही है मगर उसकी वालिदा पाकिस्तान में है, पर उससे आगे कुछ नहीं पता। मुझे होप है कि ईमेल्स चेक कर ले। आमीन। ये क्या मजाक है रुबा? वो अपना सामान सूटकेस में रख रही थी और उसकी माँ आगे पीछे घूम रही थी। क्या मजाक अम्मी? अपने घर जाना मजाक लगता है आपको? कौन सा घर? तुम तलाक ले रही थी उससे। तलाक हुई तो नहीं, 2 तलाक़ें हुई हैं। हमने रुजू का फ़ैसला किया है। और आपको याद है आपने क्या कहा था कि पहले तलाक़ याफ्ता कहलाती, अब बेवा। तो सुने, मैं ना तलाक़ याफ्ता हूँ ना बेवा। मैं ज़ौजा हूँ हैदर रज़ा की। ये मुकाम है मेरा, मेरे सब्र का फल। सूटकेस बंद करके उसने नीचे रखा। और तुम्हारी नौकरी, इसका क्या? बस अम्मी, बहुत हो गई नौकरी, और मेरे जाने के बाद आप 3 ही तो लोग हैं। फसलों की आमदनी आपके लिए काफ़ी है। और जहाँ तक रही ज़ेबू की शादी की बात, तो उसके लिए मैंने अकाउंट में रकम जमा की है और मेरा नाम एक ज़मीन भी तो है। उसकी शादी की जिम्मेदारी एक बहन ज़रूर निभाएगी, मगर अभी एक बीवी की जिम्मेदारी निभानी है मुझे जाने दें। बेटी को रुखसत करते हैं, मुझे भी कर दें। मैं शायद इस दुनिया की वो पहली दुल्हन होंगी जो अपनी माँ के सामने हंस कर कह रही है मुझे ससुराल रुखसत कर दें। उन्हें कंधों से थाम कर उसने मुस्कुराकर कहा तो वो भी मसनूई से मुस्कुरा दी। हो गई बंद एटीएम मशीन। फाइनली आज पासिंग आउट परेड है और आज के बाद हम 1 महीने के लिए फ्री। ट्रेनिंग ख़त्म। याहू। एबटाबाद अकेडमी से जिशान समेत कई कैडेट एक साथ निकले थे। ट्रैक सूट्स में उनके जिस्म पसीने से शराबोर थे। तौलिए से पसीना सुखाते वो फ़ोन में रुबा की तस्वीर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अचानक उसके हाथ से किसी ने फ़ोन छीन लिया। तौलिया वहीं फेंक कर वो उसके पीछे भाग गया। मोमिन, फ़ोन दे। पहले बता कौन है ये?
ज़ीशान की रफ्तार उसे मात दी गई थी। उसने उसकी गर्दन दबोचकर फ़ोन पकड़ा। तेरी होने वाली भाभी, इस 1 महीने की छुट्टियों में इसी का इंतज़ार करना था। उसने मुस्कुराकर फ़ोन को देखा। मैं आ रहा हूँ रुबा। ओप्स यार। इसकी वापसी आने पर उन्हें तो देखें कैसे पुरसुकून हो रहे हैं, जैसे रुबा नहीं ज़िंदगी का फरिश्ता आ रहा हो। भला जो काम डॉक्टर नहीं कर सका वो ये कर लेंगी। सब्जी काटती शहला बेगम अपना गुस्सा निकाल रही थी। लेकिन अम्मी, अगर हैदर ठीक हो गया तो? सकीना ने उन 3 महीनों में सिर्फ हैदर को मरते देखा था, उसके करीब जाकर एक लफ्ज़ भी उम्मीद का नहीं कहा था। और अब वो सोच में थी कि अगर रुबा हैदर को ठीक करने में कामयाब हो गई तो वो उसका हो जाएगा क्या? यही सोचते वह अपनी उंगली काट बैठी थी, मगर खामोश रही थी। हो जाए तो हमें क्या? तूने तो हैदर से हर ताल्लुक तोड़ दिया है ना, तो जिसके साथ वो मर्जी रहे। उंगली दबाकर खून रोकने की कोशिश में अपने आप को और तकलीफ दे रही थी। अचानक शहला बेगम उसके सामने आकर बैठ गईं। अच्छा, वो जो हैदर का दोस्त आया था ज़ीशान, तुझे कैसा लगा? जहर लगा, नखुद से कहती नाइफ कटिंग बोर्ड पर फेंक कर चली गई। सुफियान, ये खाद बोरी है, रहीम खेतों में ले जा रहा था, भूल गया है। शायद आज खाद डालनी है मकई में, और पानी भी। रात का वो हवेली नहीं आएगा, इसीलिए ये बोरी दे आओ। और हैदर क्या कर रहा है? हैदर भाई तो सो गए हैं और ये मैं दे आता हूँ। अच्छा, वो आज हैदर भाई के साथ मैं रुकूँ या रुबा आपी? हाँ, वो आ जाएगी, तुम ये दे आओ। बल्कि सुनो, रुबाइशा को ले आना और मिठाई का डिब्बा भी पैक करवा ले जाना, खाली हाथ मत जाना। बोरी कंधे पर लाद कर वो खेत की जानिब चल दिया। चाचा रहीम, बोरी नीचे रख कर वो रहीम को आवाज़ लगा रहा था। शुक्र है सुफियान तू ले आया, मैं भूल गया था। अचानक उन्हें दूसरी तरफ शोर और आहट सुनाई दी। वहाँ क्या चाचा? बाघ है, लगता है फिर बच्चे घुस गए हैं, मैं देख कर आता हूँ। रुकिए चाचा, मैं जाता हूँ। हाथ में एक छोटी सी छुरी पकड़कर वो आगे की जानिब बढ़ गया। वो वाला जो आम है ना, वो तो मेरा। दरख्त की जानिब रुख मोड़े वो ऊपर इशारे कर रही थी। बाकी बच्चे कमरों में हाथ रखे आम तोड़ने में मसरूफ़ थे। सुफियान की जब उन पर नज़र पड़ी तो सुबह वाला वाक़या याद आ गया। खामोशी से बच्चे को भगाकर सीने पर हाथ रखे उसके पीछे खड़ा हो गया। बोल ना फरीद, वो वाला तोड़ देगा ना? सुफियान ने उसका कंधा थपथपाया कि आवाज़ ने ज़ेबू की पलट कर देखा तो आंखें खुली रह गई थी। चेहरा हर बला की संजीदगी लिए वो उसे घूर रहा था। क्या कर रही थी यहाँ? मना किया था ना अकेले निकलने से। वो तुफ फरीद आम। वो भागने लगी तो उसने बाजू से उसे खींचकर फिर सामने खिड़की खड़ी कर ली और छुरी से मारने लगा, जिस पर वो डर कर आंखें बंद कर गई थी। छुरी हवा में साकन होकर रह गई थी। सुरमे से लदी आंखें खौफ से लबरेज थीं। गले में मौजूद काला धागा किसी जेवर से ज़्यादा महंगा लग रहा था। छुरी खुद बहुत नीचे आ गई थी। उसका बाजू छोड़ते वो दूर हो गया था। जब कुछ देर तक कुछ ना हुआ तो ज़ेबू ने आंखें खोलकर उसे देखा। आम तोड़ने आई थी ना, चलो चढ़ो दरख्त पर। छुरी से डराता वो अगला हुक्म सुना रहा था जो ज़ेबू के बस से बाहर था। मुझे दरख्त पर चढ़ना नहीं आता, वो तो फरीद को आता है। उंगलियां मरोड़ती उसने जवाब दिया। आम तो तुम ही तोड़ोगी, मुझे भी चाहिए, चलो चढ़ो, मैं मदद करता हूँ। वो 2 कदम आगे बढ़ा तो वो डरकर पीछे हो गई। सॉरी, मैंने अभी तक जो भी आपके साथ किया। वो रोने लगी थी। कहा ना चढ़ो, मैं मदद करता हूँ, उसने चीख कर कहा था तो वो दरख्त की जानिब बढ़ गई। तने में मौजूद एक मजबूत शाख को पकड़कर वो ज़मीन से ऊपर उठ गई थी। सुफियान ने उसके पैरों के नीचे हाथ कर उसे सहारा दिया, जिसे वो एक तने पर बैठने में कामयाब हो गई। आह वाह, मैं दरख्त पर चढ़ गई, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। खुशी मनाती वो चीखने तो गिरने लगी। ओ आराम से, गिर जाओगी। चलो वो बड़ा वाला आम तोड़ कर दो। पत्तों को एक तरफ करती उसने एहतियातन आम तोड़ा कर नीचे फेंका, जिसे सुफियान ने कैच कर लिया। अरे वाह, इसका तो हैदर भाई के लिए शेक बनाऊंगा। अब वो वाला जो थोड़ा थोड़ा पीला है और हरा है। अच्छा ये वाला? नहीं, अच्छा वो वाला। नामजद आम भी हाथ आ गया था। एक के बाद उसने कितने ही आम तोड़कर नीचे फेंके थे, जिन्हें हैदर ने समेट लिया। क्या नाम था? सुफियान ने समेट लिया। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आम इकट्ठे करके वो छुरी ज़मीन पर मारता चला गया। जब वो चीखी, मुझे नीचे उतार दो। खुद ही उतर जाओ, मैंने ठेका लिया है क्या? वो उससे काफ़ी दूर आ गया था। पर मुझे उतरना नहीं आता। हाँ तो मुझे कौन सा कुएं में उल्टा लटकना आता था? मैं भी लटका था ना, तुम भी दरख्त पर लटकी रहो। खुदा हाफिज।
उसे दरख्त पर लटका छोड़कर वो चला गया और वो वहाँ दुहाइयाँ देती रह गई। वो तैयार होकर बैठी थी। रुजू के सारे मामूलात देख लिए गए थे। आशिर साहब ने कहा था वो उसे लेने आएंगे, मगर शाम के 4 बज गए थे, मगर अभी तक कोई नहीं आया था। ज़ेबू दरख्त से कूदकर पैर में मोच लेकर घर आ गई थी। शाखों से फंसकर कपड़े फटे और अम्मी ने जो जूते मारे वो अलग। अब रोने के बाद सो गई थी। वो तख्त पर बैठी मुसलसल हिल रही थी, जिसकी वजह से शोल्डर तक आते बाल भी आगे पीछे हिल रहे थे। चश्मा भी खिसक कर नाक पर आ जाता। हाथों में कैद चादर में भी गहरी सिलवटें आ गई थी। सफ़ेद सादा कुर्ता पजामा और सर पर सुर्ख आंचल, हल्के फूल, लाल गुलाबी होठ, चश्मे के पीछे कैद, दरमियानी सियाह आंखें में इंतज़ार भरा पड़ा था। वो खुद हैरान थी, इतनी बेसब्र क्यों। उसने दिल पर हाथ रखा, सब्र करो। फिर अचानक गाड़ी की बैल बजी। लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर वो गेट की जानिब लपकी। सुफियान हाथों में मिठाई का डब्बा पकड़े दरवाज़ा बंद कर रहा था। रुबा ने मुस्कुराकर उसे खुशी आमदीद कहा। उसे डिब्बा पकड़ाकर उसने खोजती हुई नज़रों से पूरा घर पर डाली। ना बख्तू था, ना ज़ेबू। उसे फ़िक्र लाख हो गई थी। बैठो सुफियान, मैं चाय लाती हूँ। नहीं आपी, हमें जाना है। हैदर भाई उठने वाले होंगे, उन्हें देखना भी है। आंटी आप कैसी हैं और बाकी सब कहाँ हैं? बड़ी हिम्मत जताई थी उसने इस सवाल के लिए। मैं ठीक हूँ बख्तू, अपने दोस्त के घर गया है और ज़ेबू की चोट लगी है, वो सो रही है। क्या चोट? कहाँ, कैसे? वो अचानक चीखा तो वो दोनों एक दूसरे को देखती रह गई थी। मेरा मतलब कैसे लग गई चोट? बच्ची तो नहीं है, दरख्त से गिरी है आम तोड़ते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कमबख्त चढ़ कैसे गई। सीढ़ी तो चढ़कर कोठे पर जाती नहीं, दरख्त पर चढ़ गई। सत्यानाश, ऊपर से नया सूट भी फाड़ कर ले आई है। 1500 का लेकर दिया था रेडी वाले से। ले इतना महंगा था, अभी 2 दफ़ा तो पहना था। रुबा ने खफी से अपनी माँ को देखा और सुफियान मुंह पर हाथ रखे अपनी हंसी काबू कर रहा था। चलें आपी। उठते हुए उसकी नज़र दाएं जानिब के कमरे पर पड़ी थी। हवा से पर्दा हटा था। सोती ज़ेबू का चेहरा नज़र आया, जिसका मुंह थोड़ा सा खुला था। फिर हंसी आ गई थी। पागल, उसे लेकर वो हवेली के लिए निकल आया था। शाम के साए गहरे होने गए थे। उन्हें हवेली आए घंटा हो गया था और ये वक्त उसे सबसे बेकार और बेसब्र लग रहा था। वो ड्राइंग रूम में बैठी थी। ना सकीना, ना चाची, कोई भी उससे बात तो दूर मिलने भी नहीं आया था। खैर, उनसे उसे तवक्का भी नहीं थी। आशिर साहब का रवैया भी पहले जैसा था। इस बात की तवक्का थी उसे जो ये वो करने के बाद फूलों का हार डालने से तो रहम। हैदर भी अपने कमरे में था, बाहर से चाय पी रहे थे। वो अंदर, हैदर बैकग्राउंड से टेक लगाए किताब पढ़ने में मसरूफ़ था। सुफियान भी एक तरफ बैठा फ़ोन में घुसा था। वो बैग खिसकाती अंदर आ गई तो हैदर ने किताब से नज़र हटाकर उसे देखा। वो उसे 6 महीने पहले वाली रुबा तो नहीं लगी थी जो रोती हुई आई थी, जो दुबली सी थी और पहले से सेहतमंद भी हो गई थी। आंखों पर चश्मा भी तो लग गया था, एतमाद भी बढ़ गया था और वो मुस्कुरा भी तो रही थी। वो क्यों मुस्कुरा रही थी? फिर अचानक हैदर ने नज़र झुका ली। जब तुम नादीदों की तरह उसे घूरोगे तो वो तन से मुस्कुराएगी ही ना, ये उसने उसके दिल में सोचा था। हालांकि वो तो इसलिए मुस्कुराई थी क्योंकि वो पूरा 1 मिनट वो उसका जायज़ा लेता रहा था। उसे देखकर सुफियान खामोशी से कमरे में चला गया था। हैदर को पूरी कोशिश थी कि वो किताब के आखिरी 2 पेज मुकम्मल कर ही ले तवज्जो के साथ, मगर शायद रुबा का यह मंजूर नहीं था। इसीलिए कभी चूड़ी खनकाकर तो कभी कोई खुद कलामी करके उसे मतवज्जो करती और वो हो भी जाता। हैदर की तरफ उसकी पुश्त थी, सर से पैर तक सफ़ेदी में ढलकी, कमर पर हाथ रखे अलमारी का जायज़ा लगा रही थी। एक तरफ हैदर के कपड़े, उसका सामान था तो दूसरी तरफ रिपोर्ट्स और मेडिसिन का अंबार। जगह ही नहीं थी। सुने, लहजा इतना शीरी था कि हैदर तक पहुंच भी नहीं पाया था। वो बुक में ही घुसा हुआ था। हैदर, उसने ज़रा सा ऊंचा कहा तो वो बेतासुर उसे देखने लगा। वो अलमारी में जगह नहीं है, थोड़ी सी बना लूँ? पहले भी बनाने को दी थी, आप खुद ही छोड़ गई। बना लें जो आपकी जगह थी। उसके तंज में वाज़ा हकारत शामिल थी, मगर ये लहजा रवैया उसकी अपनी ख़रीद थी। अब वक्त तो लगना था। उसने दवाइयों के साथ लगे अंबार को देखा, फिर एक एक करके सारी दवाइयाँ ड्रेसिंग के दराज में शिफ्ट कर दी। जगह खाली हो गई थी। उसने मुस्कुराकर हैदर को देखा। मैंने अपनी जगह वापस ले ली। उसने सरसरी सी उसकी नज़र अलमारी पर डाली और खामोश हो गया। सामान समेटने का वाहिद काम भी ख़त्म हो गया था। अब क्या था उसके पास करने के लिए? तो उसने सोफ़े पर बैठकर उसे देखने पर इस्तफ़ा किया। बैकग्राउंड से टेक लगाए वो किताब पढ़ रहा था। ब्लू शर्ट, हल्की रफ दाढ़ी, मान पड़तर रंग, कमज़ोर सा वजूद। उसका दिल डूब गया था। उसे देख वो ऐसा तो नहीं था जब वो 3 महीने पहले देखा तो वो उससे खूबसूरत था।
कि कोई भी लड़की उसे पाकर अपनी किस्मत पर रश्क करती। अब भी अपने आप पर ही कर रही थी। वो उसकी किस्मत थी, खुदा ने उसके लिए चुना था उसे। उसकी वापसी तक उसकी ज़िंदगी की हिफाजत की। अचानक उसने चंद दिन पहले पढ़ी एक आयत याद आई थी। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा। सूरतुल बकरा 38। किसी बेसाख्ता ही उसकी आंखों में नमी आ गई थी। हैदर, आप जो अपनी ज़िंदगी से इतना बेजार हैं, आप नहीं जानते अल्लाह को कितने प्यारे हैं। मैं नहीं जानती अल्लाह को आपकी कौन सी आदत, कौन सी खासियत बहुत अच्छी लगी है, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो एक इतनी बीमारी में रह क्यों रहा है। शायद इसीलिए कि एक छोटी सी आजमाइश आपको ज़िंदगी से बदगुमान कर रही है। आप नाउम्मीद हो गए हैं और नाउम्मीदी गुनाह है। वो आपको इस गुनाह से बचाना चाहते हैं और आपको ज़िंदगी की तरफ वापस लाना चाहते हैं। इसका वसीला मैं हूँ। दरवाजे पर दस्तक उसके सोचों से बाहर ले आई थी। सुफियान खाने की ट्रे पकड़ा खड़ा था। हैदर भाई, खाना खा लें। किताब साइड पर रखकर वो सीधा होने लगा। बेडशीट से कोहनी फिसल गई। उसका सर साइड टेबल से लग जाता, मगर उससे पहले रुबा ने उसे थाम लिया। हैदर, आप ठीक हैं? जज्बात में सर हिलाकर वो रुख फेर गया। सुफियान ने कुशन रखकर उसे कंफर्टेबल किया। क्या सीन था हैदर भाई? हैदर ने सुफियान को देखा तो उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। उसने घूर कर उसे देखा। हैदर ने एक नागवार नज़र फीके सूप की देखा। 3 महीने से ये खाना खा कर उसका दिल ऊब सा गया था, मगर उसके अलावा वो कुछ खा भी तो नहीं सकता था। उसे सूप देकर सुफियान कॉल अटेंड करने बाहर चला गया था। वो बेस्वादा सूप पी रहा था और वो मुस्कुराकर उसे देख रही थी। अचानक उसे ठसका सा लग गया था, शायद खांसी छिड़ गई। रुबा एकदम उसकी तरफ बढ़ी, उसके पेट चलाती, उसकी सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। हैदर, पानी पिए। मगर झटका शदीद था, इसीलिए उसका सांस फूलने लगा था। वो मुसलसल उसकी पीठ थपथपा रही थी, उसके गले पर मसाज कर रही थी। कुछ देर बाद आखिर वो पुरसुकून हो गया था, लेकिन तब तक रुबा की आंखें ज़रूर नम हो गई थीं। सांस बहाल होने के बाद उसने रुबा के चेहरे को देखा, जो फिक्र और आंसू से लाल हो रहा था, लेकिन उसका अगला अमल उसके लिए निहायत गैर मुतवक्का था। उसके गले लग गई, उसकी पुश्त पर हाथ बांधे फिर से रोने लगी थी। हैदर, आप ठीक है ना? उसने नरमी से खुद से अलग किया। अपने इस अमल पर वो खुद भी शर्मिंदा हो गई थी। उसे कोई भी जवाब दिए बगैर उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर औंधा पड़ा सूप का बाउल उठाया, जो शायद रुबा ने गिरा दिया था। सारा सूप ब्लैंकेट पर गिर गया था। ओह सॉरी। उसने ब्लैंकेट को उठाना चाहा तो हैदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुफियान कर लेगा, आप जाएं, जाकर खाना खाएं। उसका हाथ पीछे करने के बाद उसने ब्लैंकेट उतार कर साइड कर दी थी। सुफियान, ये ठीक करो और मेरे कपड़े भी चेंज करवा दो। कुछ सूप उसकी थाई पर भी गिरा था। जाहिर है जला भी होगा, मगर उसने ना तकलीफ़ बतानी थी ना बताई, बस सब्र का घुट पी गया था। लेकिन एक चीज़ जो वो नहीं छुपा पा रहा था, वो उसका तेज़ तनफ़ुस, जो तब ज़्यादा तेज़ हो गया था जब रुबा उसके निहायत करीब थी। इस नरमी से खुशबू में कितनी सुकून था। चंद लम्हे के लिए तो सब कुछ भूल गया था। उसे तो ये भी सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या पूछ रही थी, मगर आज से खुद से दूर कर ही दिया। ना उसने एक नज़र रुबा को देखा, जो सर झुकाए खड़ी थी। लैपटॉप पर चमकती तहरीर डॉक्टर फहद के चश्मे में दिखाई दे रही थी। आंखों में उदासी उतर आई थी, क्योंकि डॉक्टर नदीम अकबर ने अभी तक मेल्स नहीं देखे थे। उन्होंने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा। चेक दी ईमेल। डॉक्टर हॉस्पिटल से थका मांदा वो घर आया था। 30-32 साल उम्र में वो अमेरिका के बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट में से एक बन गया था। दरमियाना जसामत, दाढ़ी से भरा चेहरा, आंखों में स्टडी ग्लासेस जो उसने उतार कर गाड़ी में ही रख दिए थे, ओवरऑल बाजू पर डाले। उसे हाथ में स्टेथोस्कोप और बैग पकड़कर उसने बेल बजाई तो दरवाज़ा ना खुला। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद उसने फिर बेल बजाई। उसका सर दर्द से फट रहा था, जिसकी वजह से अक्सर रात को सो भी नहीं पाता था। आखिर उकता कर उसने बेल पर उंगली रखी और उठाना ही भूल गया था। आ रही हूँ नदीम। दरवाज़ा खुलने पर उसने नागवारी से नाजी को देखा, जो घबरा गई थी। तुम्हारे कान खराब हुए? वो नदीम शाज़मान को खाना खिला रही थी, सो इसलिए। तो भूल जाओ कि एक अदद शौहर भी है जो बाहर है, उसे घर आना। यहाँ कोई दरबान नहीं है जो दरवाज़ा खोलेगा। खुदारा अपने कान खुले रखा करो। बैग और ओवरऑल सोफे पर फेंकता, उससे पर चीखता, जो शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। जब पकड़कर उसे पानी पकड़ाया मामा, उसे ग्लास पकड़ाकर वो शाज़मान की तरफ आ गई। पीछे नदीम ने पानी पिया
नहीं, कोई पता नहीं। उसे देखकर उसने पलट कर देखा तो वहाँ नहीं था। वो कमरे में जूते समेट कर गिर गया था। उसका सर दर्द की इंतहा पर था। अपनी कनपट्टियों को मसलते वो कुछ सुकून करना चाहता था जब थोड़ी देर बाद उसे लाउंज से आवाज़ आने लगी। शोर, खिलखिलाहट, उसके माथे पर बल आ गए थे। कुछ देर बर्दाश्त करने के बाद वो गुस्से में भगता बाहर आया और शाज़मान डर कर नाजी के पीछे छुप गया। इसको सोने का वक्त नहीं हुआ है, अभी तक सुलाओ इसे और मुझे भी सोने दो। वो दरवाज़ा बंद करने वाला था जब वो बोली, खाना? भूख नहीं है, सॉरी। दूसरी आवाज़ दरवाजे के बंद होने की ही आई थी। मामा, बाबा गुस्सा क्यों करने लगे हैं? वो घुटनों के बल उसके सामने बैठी। क्योंकि बाबा काम से आए हैं और थक गए हैं, इसीलिए। चलो आओ, मैं आपको सुला दूँ। उसे गोद में उठाकर वो नदीम के साथ वाले कमरे में चली गई थी। उसे सुलाने के बाद वो धीरे से दरवाज़ा खोलती कमरे में आई और ओंधे में बेड पर लेटा सो रहा था। जूते भी नहीं उतार रहा था। वो गहरी नींद में था। उसके पैरों की तरफ आकर उसने उसके जूते उतारे। उसके हाथ से घड़ी उतारकर टेबल पर रखी। उसकी पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकालकर चार्ज पर लगाया। उसके कंधे पकड़ाकर सीधा किया। उसका सारा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। साफ करने के बाद उसके माथे पर बाम लगाई। एक कंफर्टर उड़ाकर उसके सरहाने बैठ गई। उसके बालों में हाथ फेरने लगी। मैं जानती हूँ आप मेरे शाज़मान के फ्यूचर को लेकर बहुत सिंसियर हैं और मुझसे गुस्सा इसीलिए रहते हैं क्योंकि मैं आपको वक्त नहीं दे पाती, लेकिन मैं क्या करूँ, शाज़मान बहुत छोटा है, उसे हर पल मेरी ज़रूरत है। और अचानक उसे रोने की आवाज़ आई थी। उसे वैसे ही छोड़कर वो भागकर दूसरे कमरे में चली गई थी। और मेरी ज़रूरत का क्या नाजी, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। बेदार तो तभी हो गया था जब वो उसे सीधा लेटाने की कोशिश कर रही थी। सुफियान चला गया था। वो दोनों कमरे में अकेले थे। सुफियान जाते हुए उसे लिटा गया था। हमेशा की तरह से लेटे नींद न आने तक छत को घूरना था जो वो कर रहा था। मगर क्या नींद सिर्फ हैदर से रूठी थी? दूसरी जानिब किसी और की रात भी करवटें बदलते निकल रही थी। वो भी उसी छत को घूर रही थी। दोनों के ख्यालात एक दूसरे के ही मुताबिक थे, मगर कोई भी इजहार का रवादार नहीं था। हैदर अभी भी से लम्हे के फंसू में था। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि रुबाइशा वापस आ गई है। वो लड़की जो हाथ जोड़कर तलाक मांग कर गई थी, वो रुजू करने के लिए मान गए कैसे गई? और मेरी ऐसी हालत देखने के बाद भी वो मेरे साथ रहना चाहती है, मेरी केयर कर रही थी। हैदर, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ आपके लिए वापस आई हूँ। मैं खुदा के फैसले को नहीं नकार सकती थी। इतनी हिम्मत, इतनी औकात नहीं है मेरी। जो मेरी किस्मत में थी मैंने दिल से कबूल की है। मैंने दिल से कबूल किया है आपको हैदर, और इंशाअल्लाह वो दिन जल्द ही आ जाए जिस दिन आप मुझे सबके सामने रुबाइशा हैदर रज़ा कहेंगे। उसने मुस्कुराकर उसकी जानिब करवट ली तो वो उसे अपने कंधे दबा रहा था। क्या हुआ हैदर, दर्द हो रहा है? दुपट्टा ठीक करती वो उसके पास आ गई। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने फ़ौरन हाथ हटा लिए थे। हैदर, एक बात कहूँ? उसने सवाली निगाहों से उसे देखा। आपने सच में मुझे माफ़ कर दिया है ना? गहरा सांस लेकर वो उस पर नज़र हटा चुका था। नाराज़गी, गुस्सा, गिला, शिकायत वहाँ होती है जहाँ कोई रिश्ता हो। बगैर रिश्तों के ऐसे हक जताना फिजूल होता है। आपके और मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। उसने तड़प कर उसकी बात काटी जो ख़त्म होने के कगार पर था। देखें, आप गई भी अपनी मर्ज़ी से थी और आई भी अपनी मर्ज़ी से हैं। मैंने तब भी आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया था और आज भी आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया है, लेकिन जो नरमी तब मेरे दिल में थी आपके लिए, वो सिरे से ख़त्म हो गई है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अचानक से गर्दन में तकलीफ़ बढ़ गई थी। गर्दन पर हाथ रखे उठते टीसों को रोकना चाहा। हैदर, क्या हुआ? वो 2 कदम उसकी जानिब बढ़ी थी। उसने रोक दिया। एक ही पोजीशन में 3 घंटे से मौजूद गर्दन थक कर दर्द करना शुरू हो गई थी। उसे तकलीफ़ हो रही थी और उससे ज़्यादा उसे ऐसा देखकर रुबा को हो रही थी। इसीलिए उसकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर वो उसके करीब चली आई। अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उसने उसे ऊपर उठाया, क्राउन से उसकी टेक लगाई। वो अभी तक गर्दन दबा रहा था। हैदर, ज़्यादा दर्द हो रहा है? ना चाहते हुए भी उसने हाँ में सर हिला दिया। उसने दराज खंगालने शुरू किए तो उसे पेन रिलीफिंग जेल मिल गया था। बेड पर उसके साइड टेबल पर उसके करीब बैठकर उसने नरमी से जेल लगाकर मसाज करना शुरू कर दी थी। वो चंद लम्हे तो मबहूत उसे देखता रहा जो अपना काम करने में मशगूल थी। जेल की ठंडी तासीर गर्दन में अंदर तक धंसती जा रही थी। बिना पलके झपकाए उसका फिक्रमंद चेहरा देख रहा था। आंखों पर मौजूद चश्मे में उसे धुंधला धुंधला अपना अक्स नज़र आ रहा था। रुबाइशा। लहजा इतना धीमा था कि जिसे वो उसका नाम अपनी ज़बान से अदा करना चाहता हो, मगर रुबा की सुनाई दे गया था। उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मुझे रातें अकेले गुजारने की आदत है। मेरी ज़िंदगी में वो चांद बनकर मत आओ जो चंद रोशन रातों के बाद गुप्त अंधेरों में छोड़ जाता है। मुझे मेरी तकलीफ़ अपनों से ज़्यादा अजीज़ है। इतने सब कुछ के बावजूद उसने मुझे छोड़ा नहीं है।
चिमट कर बैठी है। इसे छेड़ने की कोशिश ना करो, वरना जैसे मैं नींद से आ रही रातें गुजारता हूँ, ये तुम्हें भी अपना आदी बना लेंगे। तुम्हारे मरहम की आदत हो जाएगी इन्हें, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बात करते करते आहिस्ता से उसका हाथ गर्दन से हटाकर रुख फेर गया। वो बेयकीनी से उसे देखती रह गई थी। मुझे उसे देखने से भी गुरेज कर रहा था। अधूरी बातें मुकम्मल ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। अपनी बात पूरी करें हैदर। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्योंकि कोई मेरा कितना करीब आकर गया। बिना उसे देखे उसने बात मुकम्मल कर दी थी। करीब तो आए ही नहीं हैदर, अभी तो दीवारें चीन जैसी दूरियां हाइल हैं। मैं आपके करीब आना चाहती हूँ, बहुत करीब, कि कुर्बतों से आगे निकल जाना है। उसने हैरत से उसे देखा जो मुस्कुरा रही थी और फिर कुछ कहने के लिए लब हिला रही थी। कभी कभी घंटों की कुर्बत भी नाकाफ़ी हो जाती है, और कभी कभी एक लम्हा कुल कायनात बन जाता है। और वो लम्हा होता है जब आपका हमसफ़र आपके साथ हो। उसके मुंह से निकलने वाले पहले हुर्फ से लेकर दिमाग के ख्यालात के आखिरी नुक्ते तक सिर्फ आपका हक हो। वो सांस भी ले तो आपके साथ जीने के लिए उसकी आंखों में जो एक अक्स हो वो सिर्फ आपका हो। उसके चेहरे पर जो सुकून हो वो आपको देख कर आए। उसके मुस्कुराहट का राज आप हो। वो वक्त रुकना चाहे तो सुकून तवील करने के लिए, और इस वक्त में हर कुर्बतों से आगे निकल जाए, बहुत आगे। वो मुझे वो लम्हा चाहिए सिर्फ आपसे हैदर। उसने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ना चाहा, जो उसने पीछे कर लिया। वो बस उसे देखती रह गई। सुबह से हैदर के कमरे में मजमा लगाया था। डॉक्टर फहद वीकली चेकअप के लिए आए हुए थे। वो बाहर बैठी थी, हैदर का डाइट चार्ट रीड कर रही थी, जबकि सकीना उसके पास आई। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो रुबाइशा अकमल खान? अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ जोड़ ली जो चंद दिन में ही मरने वाला है। मुझे देखो, तुमसे पहले वो मेरा मंगेतर था, पर मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सारी ज़िंदगी एक अपाहिज की लाठी बनकर गुजार दूँ। तुम पर तरस आता है मुझे। उसने मुस्कुराकर सकीना को देखा था। सही किया तुमने। तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं कि सारी उम्र एक अपाहिज की लाठी बनकर गुजार दो। तुम महा बेवकूफ़ हो कि तुमने ऐसे इंसान को खो दिया जो तुम्हारी सांसों की आवाज़ सुनकर बता सकता है कि तुम सुख में हो या दुख में। और हाँ, बहुत अच्छा किया उनसे निकाह के लिए इनकार किया, क्योंकि शेर ख्वार बच्चे गोश्त हजम नहीं कर सकते। चाट पकड़ी वो उठ गई थी, फिर अचानक मुड़ी। और हाँ, आइंदा हैदर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करिएगा, शायद आइंदा बर्दाश्त ना हो। उसका मुंह तोड़ कर गई थी। अब रुबाइशा ने बोलना सीख लिया था। सकीना ने के सर पर पानी गिर गया था। वो उसके गमसुम डरपोक मासूम समझ रही थी। उसे दबाना आसान लग रहा था, मगर वो तो उसे दबाने की तैयारी में थी। हैदर के लिए सूप बनाकर वो कमरे में जा रही थी जब आशिर साहब और डॉक्टर फहद की बातें सुनी। नुकसान नहीं बढ़ा तो कुछ ठीक भी तो नहीं हुआ। प्रोग्रेस है ही नहीं कोई भी। उसके जॉइंट्स दर्द करने लगे। जाहिर सारा दिन बिस्तर पर घंटों घंटों एक ही पोजीशन में थक जाते हैं। डॉक्टर का कोई जवाब आया। आशिर साहब और फहद फिक्रमंद हो गए थे। नहीं, ईमेल्स चेक ही नहीं कर रहा, और पर्सनल नंबर वो शेयर नहीं करता। हॉस्पिटल वाले प्राइवेसी पॉलिसी के तहत कुछ नहीं बताते। अब तो एक ही उम्मीद है, डॉक्टर नदीम अकबर, अगर वो मान जाएं तो। लेकिन पता है ना, अमेरिकन डॉक्टर के नखरे हैं, नखरे भी दिखाएगा। अमेरिकन डॉक्टर? रुबा ने ज़ेरे लब दोहराया। मेरा बेटा अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ सेटल है, फिजियोथेरेपिस्ट है। उसे आसिया बेगम की बात याद आई थी। सॉरी, कौन से अमेरिकन डॉक्टर हैं? डॉक्टर फहद और आशिर साहब ने एक साथ उसे देखा। डॉक्टर नदीम अकबर हैं। इतना सा जवाब देकर वो चले गए थे। सूप लिए वो कमरे में आई। सुफियान को सूप पकड़ाकर फ़ोन पर कॉल मिलाई थी, बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। रुबा, कैसी हो बेटा? हैदर कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। आपने कहा था आपके बेटे अमेरिका में फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अमेरिकन डॉक्टर्स को भी जानते होंगे। कोई डॉक्टर नदीम अकबर हैं, वो हैदर का इलाज कर सकते हैं। अगर आप अपने बेटे से कहें हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दें प्लीज़। हाँ, नदीम अकबर ही तो मेरा बेटा है, और क्यों नहीं, मैं आज ही उसे फ़ोन करती हूँ। तुम फिक्र ना करो। अगर हैदर को शिवा मेरे बेटे के हाथों से मिलनी है तो ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बात करती हूँ। तुमसे कोई भी काम ढंग से होता है नाजी? जब देखो तुम्हें उंगली रख कर बताना पड़ता है कि ये भी करना है। कल तुमने मेरा लैपटॉप कपड़ों से साथ अलमारी में रख दिया, आज मेरी घड़ी रख कर भूल गई। तुम्हारा दिमाग कहाँ लगा रहता है? नदीम, कल मैं कपड़े रख रही थी तो शाजमान साइकिल से गिर गया था। जल्दी जल्दी में लैपटॉप भी कपड़ों में के साथ ही उठा लिया, और आज मैंने सच में घड़ी ड्रेसिंग पर ही रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। वो नीचे बैठी ड्रेसिंग के नीचे हाथ से टटोल रही थी। उसे खौफत से देखती नदीम ने
बचता फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। उनसे बात करता वो बाहर निकल गया। पीछे आंखों से आंसू फर्श पर गिरने लगे थे। नदीम, आप ऐसे तो नहीं थे, इतना गुस्सा तो आपने तब भी नहीं किया था जब मुझसे आपके मेडिकल की फ़र्स्ट केस की फ़ाइल ख़राब हुई थी। वो आपकी ज़िंदगी और मेडिकल हिस्ट्री का पहला केस था जो आपने पेशेंट की हिस्ट्री रीड किए बगैर ट्रीट किया था। आपका लाइसेंस तक कैंसिल होने वाला था, मगर आपने मुझे एक हुर्फ नहीं कहा और अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगे हैं। अचानक उसके हाथ को कुछ महसूस हुआ। वो घड़ी थी जो उसी का हाथ लगने से साइड टेबल से नीचे गिरी थी। घड़ी उठाए वो बाहर आ गई। टेबल पर बैठा वो फ़ोन कान और कंधे के बीच अटकाए ब्रेड और मक्खन लगा रहा था। जी अम्मी, आपने बताया था मुझे रुबाइशा के बारे में, वो आपकी पेइंग गेस्ट है। बहुत अफसोस हुआ उसके मियाँ का सुनकर। हाँ, और उसे पता चला है तुम्हारे बारे में। उसने मुझसे मदद मांगी है, तुम हैदर का केस ले लो। अम्मी, दरअसल आजकल शेड्यूल थोड़ा टफ जा रहा है, टाइम नहीं मिल पाता। मैंने 3 महीने से अपनी ईमेल्स तक चेक नहीं की हैं और अब भी यही हाल है। एक्चुअली कार एक्सीडेंट की इशू बढ़ते जा रहे हैं तो इसीलिए हॉस्पिटल्स में केसेस बहुत हैं। नदीम, वो बच्ची मुझे उरूज जितनी प्यारी है, तुम्हें ये केस लेना ही होगा, मेरा हुक्म समझ लो। उसने गहरा सांस लिया, फ़ोन की जगह तब्दील की, टोस्ट शाज़मान के मुंह के साथ लगाया, जिसे देखकर नाजी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। पराठा बनाती वो उन्हें देखने लगी। ठीक है अम्मी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भेज दें, मैं फ्री होकर उनसे बात कर लूँगा। उसने फ़ोन भी अभी रखा ही था कि नाजी के चीखने की आवाज़ आई। वो उसके जानिब भागा। दिखाओ मुझे। तेल की छींटें उसके बाजू पर गिर चुके थे। उसने रुमाल निकालकर तेल साफ़ किया। कोई काम तो ढंग से कर लो। वो उसी पर चीखने लगा था। ध्यान कहाँ था वो शाज़मान को। फॉर गॉड सेक शाज़मान, ये शाज़मान वो, तुम इसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता? अब तो मुझे लगने लगा है कि मैंने एक नहीं 2-2 बच्चे संभाल रहा हूँ। जब देखो उसे देखते तुम खुद को नुकसान पहुँचा लेती हो। आज हाथ जलाया है, कल खुद को जला लोगी। उसका हाथ झटक कर टेबल से बैग उठाता हुआ चला गया था और वो हमेशा की तरह अफसरदा सी चेहरा लिए शाज़मान के में मसरूफ़ हो गई थी। उसे खिलाते शाज़मान उसे गौर से देख रहा था। मामा तो रो रही हैं, बाबा गंदे हैं। नहीं शहज़ी, ऐसा नहीं बोलते, बाबा बहुत अच्छे हैं। मामा बाबा को तंग करती हैं तो वो मुझे डांटते हैं जैसे मैं आपको डांटती हूँ। फिर आइंदा ऐसा नहीं बोलना। आज बाबा आएंगे ना तो आप उनको बहुत सारा प्यारिया करना, वो ठीक हो जाएंगे। और वो टोस्ट पकड़े अज़बात में सर हिला रहा था। रुबाइशा कमरे में आई तो हैदर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा था। वो पहली बार किसी को बिस्तर पर बैठकर नमाज़ पढ़ते देख रही थी। शायद मजबूरी की सूरत में नमाज़ देखकर तो नमाज़ पढ़ते उसके चेहरे की संजीदगी मासूमियत उसे महबूत कर गई थी। उसने सलाम फेर कर दुआ में हाथ उठाए तो रूबा को अचानक कुछ याद आया। वो उसकी नमाज़ ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। दोनों हाथ चेहरे पर फेरने के बाद वो उसके जानिब मतवज्जा हुआ जो मुस्कुराकर खिड़की से बाहर देख रही थी। खिड़की से आती धूप की वजह से उसका साया सामने दीवार पर पड़ रहा था जो हैदर की तरफ मरोड़ता जा रहा था। हैदर, उसकी आवाज़ पर साया को छोड़कर वो उससे देखने लगा। आप आज भी दुआ में मौत ही मांगते हैं? उसने कोई जवाब न देने पर ही इत्तेफाक किया और किताब खोलकर बैठ गया। मैंने पूछा, आप आज भी दुआ में वही मांगते हैं? इतने नाउम्मीद क्यों हैं? आप बताएं हैदर। आपने तब भी कोई जवाब नहीं दिया था और आज भी आप खामोश हैं। बोले मुझे क्यों ना इतने नाउम्मीद हैं, मायूस हैं आप इतने? किस चीज़ से उम्मीद लगाऊं मैं? वो एकदम चीख पड़ा। दराज से रिपोर्ट्स निकालकर उसके आगे फेंकी। उन रिपोर्ट से उम्मीद लगाऊं जिनमें साफ साफ लिखा है कि मर रहा हूं मैं? या उन साकन पैरों से उम्मीद लगाऊं कि एक दिन अचानक इनमें हरकत होने लगेगी? या उम्मीद लगाऊं कि एक दिन में आंखें खोलूंगा और ये सब ख्वाब होगा? या उम्मीद लगाऊं कि अपनों के जो चेहरे मैंने देखे हैं वो फ़कत मेरा वहम होगा? या ये उम्मीद लगाऊं कि आप मुझे। वो अचानक खामोश हो गया था। मैं आपको क्या? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। रूबा ने झुक कर रिपोर्ट्स उठाई। एक आदमी था, सोनार था उसका लेकिन उसका काम ना बहुत घाटे में जा रहा था। वो परेशान रहने लगा था। दूसरे भी चिढ़ गया था, मायूस हो गया था। फिर एक दिन उसे एक बुज़ुर्ग मिले। उसने अपनी सारी परेशानी उस बुज़ुर्ग को बता दी। जानते हैं उस बुज़ुर्ग ने उसे क्या कहा? मैं बच्चा नहीं हूँ जो कहानियाँ सुनाकर बहल जाऊँगा। उसे और गुस्सा आया था। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि पौधे लगाने में मेरी मदद कर दो और बेत की टोकरी में मुझे पानी ला दो। मिट्टी से गुंदी उस टोकरी को उसने उस आदमी के हवाले कर दिया था। उस आदमी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? इस टोकरी में सुराख है, कैसे पानी आ सकता है इसमें? हाँ, बुज़ुर्ग भी कोई तुम जैसा ही होगा, वक्त बर्बाद करने वाला। उसने तन से कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दी।
उन्होंने कहा कोशिश तो करो। इस आदमी ने कोशिश की, पानी भरा, लेकिन जब तक वो पानी बुजुर्ग तक लाता वो सुराखों से बह जाता। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, हद है 7 दफ़ा कोशिश के बावजूद भी पानी नहीं ला पाया था। तो जाहिर है कौन कर सकता है। टोकरी में पानी, वो तो पहले ही परेशान था और कर दिया उसे फिजूल में। इस बात पर भी वो मुस्कुरा दी। उसने सब कुछ उस बुज़ुर्ग को बता दिया। उन्होंने कहा, रुबा आपी, आपको आंटी बुला रही हैं, आपसे कोई मिलने आया है शायद। मुझे? उसे हैरत हुई। किस्सा अधूरा छोड़कर वो बाहर चली गई थी। सुफियान भी हैदर के कहने पर बाहर चलने लगा था, लेकिन बाहर निकलते ही एकदम उसके कदम रुक गए थे। सामने ही दरवाजे पर ज़ेबू खड़ी थी और रोकर ना जाने रुबा को क्या सुना रही थी। वो बच्चों की तरह रो रही थी और सुफियान का दिल अलग ही तंज पर धड़क रहा था। अपनी हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करके होठों को जाविये बिगाड़ती थी और रुबा बख्तू के कान पकड़कर खड़ी थी। आइंदा के बाद बहन के पैसों को नहीं छेड़ना। उसने इम्तिहान के लिए दस्ता लेना था और तुमने पतंगे खरीदनी। और वो हाथ जोड़कर माफ़िया मांग रहा था, मगर सुफियान को बस ज़ेबू नज़र आ रही थी। वो बेधड़क उस जानिब चल दिया। ज़ेबा अकमल खान, 5 फुट की मासूम सी बच्ची जो रोते हुए अपनी नाक बहा लेती है। ज़ेबा अकमल खान, शरारत का भंडार, जो सुफियान के सामने घुटने टेक देती है। रुबा के करीब आकर भी वो उसे ही घूर रहा था। उसे देखकर ज़ेबू के माथे पर डर आ गया था, इसीलिए रुबा से बात ख़त्म करती वो बख्तू को खींचने लगी। वो साथ साथ डर कर सुफियान को भी देख रही थी। बख्तू चल। उससे सुफियान से डर लग रहा था कि ये कहीं रुबा को उसकी शिकायत न लगा दे, इसीलिए वो खींच रही थी और देखते ही देखते वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। रुबा अपी, ये किताब हैदर भाई ने मंगवाई है, मैं लेकर आया। वो अभी नीचे उनके पीछे ही बाहर आ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने ज़ेबू को अकेले जाते नज़र आई। उससे बेहतर मौका क्या हो सकता था। सुनो। उसने पीछे मर्दाना आवाज़ सुनकर उसे कदम और तेज़ हो गए थे। रुको, मैं सुफियान हूँ। एकदम ही रुक गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। आप क्यों आए हैं मेरे पीछे? मुझे फिर से तंग करने आए हैं? देखिए भाई, मैंने माफ़ी मांगी थी उस दिन, जो कुछ भी हुआ था। उसके बाद आपने मुझसे 2 दफ़ा बदला भी ले लिया है। अब बस कर दें प्लीज़ भाई, जाएं यहाँ से। उसके लहजे में दबी दबी चीख थी। सुफियान के माथे पर बल आ गए थे। सॉरी। ज़ेबू ने हैरत से देखा। क्यों? इसीलिए। साथ ही एक चपत उसके सर पर दे मारी। आज के बाद भाई बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, कहाँ जा रही थी? घर तो इस तरफ है, फिर से दुकान पर जा रही थी? ठहरो, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। वो 2 कदम आगे बढ़ा तो डर कर भागने लगी। सीधा घर जाना, उसने बुलंद आवाज़ में कहा तो चीख कर हाँ कहती वो गली में गुम हो गई थी। पीछे सुफियान ने दरख्त के पीछे से एक लड़के को खींचकर निकाला। उसका पीछा क्यों कर रहा था? वो भी इस तरह छुपकर? वो लड़का अपना गिरेबान छुड़वाता भाग गया। वो पीछे हाथ झाड़ने लगा। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड तो अच्छा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। उसने खफा नज़र से उसकी गली में डाली जहाँ से वो गई थी। नदीम 10 बजे के करीब घर वापस आया था। सारा घर खामोश था, यानी शाज़मान और नाजी दोनों सो चुके थे। वो आज काफ़ी लेट आया था, शायद इसीलिए पानी पीने के बाद उसने अपने कमरे का रुख किया। जाने से पहले वो नाजी को अपने बेड को देखने लगा था। दरवाज़ा खुलते ही दाईं जानिब डबल बेड पर वो शाज़मान को बाहों में भरे सो रही थी। बेड की दूसरी जानिब बैठकर उसने उसका हाथ देखा, जहाँ जलने के निशान तो मौजूद थे, मगर उन पर कुछ भी मरहम नहीं लगाया गया था। पता था मैडम को वक्त ही नहीं मिला होगा कुछ लगाने का। अपनी पॉकेट में ऑइंटमेंट निकाला और निशानात पर लगाने लगा। ऐसे भी तुम्हें क्या जुनूनियत हो गई है शाज़मान की, जो अपनी आप भी ख्याल तुम्हें नहीं रहता है। ज़मान की माँ बनते ये तो नहीं भूलो कि तुम मेरी मोहब्बत हो नाजी। उसके हाथ को लबों से छूकर वो अपने कमरे में आ गया था। फ़ोन ऑन किया तो आसिया बेगम की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ। रुबाइशा का नंबर था। उसने उसी नंबर पर कॉल कर दी। पाकिस्तान में तो इस वक्त दिन ही था। गार्डन में माली को पानी लगाते देख रही थी। फ़ोन की रिंगटोन ने खामोशी में खलल डाल दिया था। गैर मुल्की नंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुबाइशा अकमल खान बात कर रही हैं? जी, आप कौन? माजरत, मैंने पहचाना नहीं। डॉक्टर नदीम अकबर बात कर रहा हूँ। अम्मी ने मुझे बताया था आपके मियाँ हैदर रज़ा के बारे में। उनके इलाज के सिलसिले में मेरी मदद मांगी थी आपने। जी नदीम, मैं ही रुबाइशा बात कर रही हूँ। 1 मिनट, मैं आपकी बात हैदर के डॉक्टर से करवाती हूँ। जी प्लीज़। कॉल होल्ड पर लगाकर वो आशिर साहब के कमरे में आ गई थी। डॉक्टर? वो डॉक्टर नदीम अकबर हैं फ़ोन पर। डॉक्टर फ़हद ने हैरत से उसे देखा। क्या? मगर वो फ़ोन उन्हें थमाकर जा चुकी थी। जी डॉक्टर, मैं नदीम अकबर बात कर रहा हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। लेकिन उन्होंने हैरत से रुबा को देखा, जो खिलसी गई थी। डॉक्टर, मुझे हैदर की रिपोर्ट्स ईमेल करें, मुझे रीड करनी है।
जी जी डॉक्टर, मैं अभी करता हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। फहद ने हैरत अंगेज खुशी से आशिर को देखा। नदीम अकबर हैदर का केस लेने के लिए मान गया है। वो एकदम खड़ी हो गए थे। सच में? हाँ, और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जिस डॉक्टर को मैं 3 महीने से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो इसे ऐसे कॉल करेगा। वो खुद हैदर का इलाज करने के लिए हामी भर लेगा। आप कैसे जानती हैं इन्हें? कराची में जहाँ रेंट पर रहती थी वहाँ की पीजी ओनर की बेटे हैं डॉक्टर नदीम। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके बारे में। जब मैंने सुबह आपके मुंह से अमेरिकन डॉक्टर का नाम सुना तो मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने राब्ता करवाया। आशिर साहब ने इस बात में सर हिलाया। आप हैं कौन? मैंने तो तवज्जो ही नहीं दी आप पर। डॉक्टर फहद के सवाल पर उन्होंने चौंक कर आशिर साहब को देखा। हैदर की वाइफ हैं, कुछ दिन पहले ही वापस आई है। कुछ मसाइल की वजह थी नहीं यहाँ, एंजल बनकर आई हैं। ओके, मैं चलता हूँ। मुझे डॉक्टर नदीम को हिस्ट्री भी भेजनी है, कुछ डिस्कस भी करना है। खुदा हाफिज़। उनके जाने के बाद वो भी मुड़ गई। जब आशिर साहब ने उसे पुकारा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, उसके सर पर हाथ रखते वो चले गए थे। आज इतनी देर बाद आशिर साहब की आंखों में उसे वही शफकत नजर आई थी। वो कच्ची नींद में थी जब उसे कराहने की आवाज़ आई। पहले तो सोचती रही शायद उसका वहम, क्योंकि आवाज़ शाज़ो नादर ही आ रही थी। फिर अचानक उठकर उसने हैदर को देखा जो जाग रहा था। हैदर? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसे देखा भी नहीं। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद वो उसकी जानिब आई। हैदर, आप ठीक हैं? लाइट ऑफ की वजह से उसका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा था, जो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक साइड पर उसके साथ बैठ गई। हैदर, कुछ तो बोलिए। आप मुझे बैठा सकती हैं? बैकग्राउंड से टेक लगा दे मेरी। बड़े ज़ब्त से अल्फाज अदा किए गए थे। उसने लैंप ऑन किया तो उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा ज़ब्त से तना हुआ था। हैदर, कोई मसला है? इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था। रूबा ने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके उसे बैठाया, पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। वो बार बार अपनी कमर को छू रहा था। दर्द हो रहा है वहाँ? उसने इस बात में सर हिलाया। होना तो नहीं चाहिए, ये हिस्सा तो सुन है। पता नहीं, मगर होती है, कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। आपने सुफियान को नहीं बताया कभी? उसने नफ़ी में सर हिलाया। बच्चा है, सारा दिन मेरे काम करते थक जाता है, रात को भी सोने ना दिया करूं उसे। मैं ठीक हूँ, अभी आप सो जाइए। नींद आएगी अभी? उसकी आंखें अब करब से बंद हो रही थीं। सारी रात होती है। नहीं, बस चंद घंटों में ठीक हो जाएगी। आप जाएं, सो जाएं। मगर वो नहीं उठी, यूं ही उसे देखती रही। हर गुजरते लम्हे के साथ दर्द की शिद्दत में इजाफा ही होता जा रहा है। हर गुजरते पल में उसके चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। हैदर, ठीक हुई? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। हैदर, आपको पता है उस बुज़ुर्ग ने उस आदमी से क्या कहा? उसने हैरत से उसे देखा। वो दर्द से कर्रा रहा है और उसे वो कहानी की पड़ी है। उस बुज़ुर्ग ने कहा, जब हमारे गिर्द कुछ चीज़ें बुरी होने लगें तो हमें हर चीज़ की बुराई नज़र आती है। तुम परेशान थे, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा था, तो तुमने सिर्फ ये देखा कि तुम टोकरी में पानी नहीं ला सकते और उदास हो गए। ये नहीं देखा कि बार बार पानी में से गिरने से ये टोकरी साफ़ हो गई। पहले इसमें गाद थी, मिट्टी थी, और अब देखो ये कैसे चमक रही है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम सब बुरा ही देखते हैं, लेकिन इनमें होने वाली अच्छी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही आप कर रहे हैं। हैदर अपना दर्द छोड़कर वो सवाली निगाहों से उसे देखने लगा। यही तो वो चाहती थी। क्या मतलब, आपका मैं नाशुक्रा हूँ? शायद हाँ, आप नाशुक्र हैं। वो गुस्से से मुँह फेर गया। आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि आप बिस्तर पर हैं, मोहताज हैं, हालांकि ये सोच नहीं पा रहे हैं कि मोहताजी कैसे पहले अपने खाना खुद बनाते थे। नहीं, आंटी ही बनाती थी, आज भी वही बना रही हैं। तो खाने की मोहताजी कैसे? पहले की हवेली ज़मीनों के काम आप करते थे? नहीं ना, आशिर अंकल करते थे, आज भी वही कर रहे हैं। तो इसमें इन पर बोझ कैसे हैं? आप पर जो पैसे लग रहे हैं वो आशिर अंकल अपनी जेब से लगा रहे हैं? नहीं ना, आपकी विरासत में से लग रहे हैं। बोझ कैसे? सुफियान जो कुछ आपके लिए करता है मुफ्त में करता है? नहीं ना, मुआवजा मिलता है उसका, वो तो उस पर बोझ कैसे? ये फिजूल की सोच कर वही बीपी बढ़ाते रहते हैं। उसने शिकवा किना लहजे में कहा था, जिस पर वो भी नागवारी से उसे देखने रहा था। लेकिन कमा तो कुछ नहीं रहा ना। ले, यही तो बात है, आपको कमाना ना पड़े इसीलिए आप ठीक नहीं होना चाहते। मौत आसान लगती है आपको। आप तो काम चोर भी हैं। बहुत बदतमीज़ हो तुम। तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ बिस्तर पर अपनी मर्ज़ी से बैठा हूँ? मैं भी ठीक होना चाहता हूँ, मगर उसके दिल को गहरी ठेस लगी थी उसकी बातों से, और उसे रूबा पर गिला आ रहा था, जो अभी भी मुस्कुराकर उसे देख रहा था। अधूरी बातें करना आदत है आपकी। सब अधूरा छोड़ रहे हैं। पहले काम अधूरा, फिर उम्मीद अधूरी, ज़िंदगी अधूरी। कुछ तो मुकम्मल करें। चले, मुझे ही मुकम्मल कर दें। रूबा ने चेहरा उसके निहायत करीब कर लिया था।
वो हैरत से उसे देख रहा, जिसकी आंखें बंद थीं। जिसे आपको पता ही नहीं क्या, अब तो उसका मुंह खुला रह गया था। इस बात की उसे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। उसने अपने होठों को मुस्कुराहट आ गई थी। हाथ से उसका चेहरा पीछे कर दिया, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस दी। हैदर, आप भी ना। उसका चेहरा हाथों में थामकर उसने उसके माथे को छुआ। हैदर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप वो हैं जो मुझे अल्लाह पाक ने दिया है, और वो जो देता है वो बेहतरीन ही होता है। आप बेहतरीन हैं हैदर, आप जैसा कोई नहीं है। अपने इर्द गिर्द होने वाली अच्छी चीज़ों को देखें, मैं हूँ आपके साथ, आपके पास हूँ। आपसे दूर जाना क़यामत खेज लगता है। मुझे आपके दर्द से दर्द होता है। सुफियान को एक बड़ा भाई मिला है जिसे वो हंसाने में लगा रहता है। आपको एक छोटा भाई मिल गया। क्या ये अच्छा नहीं? आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने मुताल्ला को देने लगे हैं, जिसको आपने छोड़ दिया था। क्या अच्छा नहीं? आप ठीक हो सकते हैं हैदर, अपने इर्द गिर्द देखिए, क्या कुछ नहीं है। बात करते करते वो उसको सीने पर सर रख चुकी थी। वो साकिन उसे सुन रहा था। सारी रात वो न जाने उसे क्या कुछ बताती सुनाती रही। इस दौरान वो अपने इर्द गिर्द को भूलकर नज़रअंदाज कर गया था। हैदर, मैं आँख सुबह जब खुली तो बैकग्राउंड से टेक लगाए हुए सो गया था। आंखों ने खुलते ही रुबा को तलाशना शुरू कर दिया था, मगर वो कमरे में ही नहीं थी। वो अकेला था। गुजरी रात का हर लम्हा उसकी आंखों के सामने था। ना जाने कब उसकी बातें ख़त्म हुई होंगी। मेरे सोने के बाद वो भी सोई थी या नहीं? वो आखिरी बात क्या थी जो सोने से पहले सुनी थी? हाँ, शायद वो बता रही थी किसी के बारे में जो उसे चाहता था या देखता था। क्या कह रही थी? वो उन्हीं सोचों में खोया हुआ था जब दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। उसने पुरुमीद नज़रों से दरवाजे को देखा, मगर वो सुफियान था। ना जाने क्यों उसका मुँह उतर गया। सुफियान ने उसे व्हीलचेयर पर शिफ्ट किया। फ्रेश होने के बाद ड्रेसिंग रूम में आ गया था, वहाँ भी नहीं थी। इस बार उसे ताज्जुब हुआ था। पहले तो यही घूमती रहती थी। अंकल, रुबा आपी किधर हैं? उसने दिल का सवाल सुफियान से पूछ लिया। अंकल? वो मेरे कमरे में हैं, लैपटॉप पर डॉक्टर नदीम से कोई बात कर रही हैं। वो कुछ समझा रही हैं उसे। हैदर ने हैरत से ऊपर की तरफ नज़रें उठाईं। सीढ़ियाँ चढ़कर एक दूसरी दाएं जानिब का कमरा खुला था। वो चेयर पर बैठी लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थी, जहां नदीम उसे कुछ समझा रहा था। रुबा, इसकी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं। इसके 30% गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, और ये उन अदावियात की वजह से हुआ है जो अपनी बीमारी की वजह से उनको इनटेक कर रहा था, और उसे अल्सर की शिकायत भी हो रही है। तो उसकी बीमारी को ट्रीट करने से पहले हमें इन 2 चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। कमी उन्हें ओवरकम करना होगा। तो भी जो मेडिसिन्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेडिसिन्स मैं आपको SMS करूँगा, वो आप हैदर को दें। इसके अलावा कुछ डाइट पर ध्यान रखना होगा। टमाटर, चावल, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल नहीं खिलानी। टमाटर तो बिल्कुल नहीं। मेडिसिन वो पहले ही ले रहा है। गुर्दे पहले से ही मुतासिर हैं। टमाटर से स्टोन का बहुत खतरात हैं। मुश्किल है उसके खाने में टमाटर ना हो। कम से कम बुखार, नज़ला, कॉन्स्टिपेशन या फूड पॉइजनिंग ऐसी बीमारियां उसके बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन वो अपने इन ऑर्गन्स को ठीक कर लेगा, उस दिन वो उधर मेरे पास आ जाएगा और हम उसे चलने में मदद करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आपने करना है वो ये है, मूवमेंट। हैदर के टांगों के जॉइंट्स की मूवमेंट आपने करवाने हैं, ताकि वो इतना अरसा साकिन रहकर जुड़ ना जाएँ। और इंशाअल्लाह ठीक होने के बाद जब वो चलने लगे तो ये एकदम वज़न पड़ने पर वो फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए उनके टांगों की मालिश और जॉइंट मूवमेंट वो आपने लाजमी करवाने हैं, और एक्सरसाइज भी थोड़ी करने लगे तो बहुत बेहतर है। थैंक यू नदीम भाई, मुझे अकाउंट नंबर भेज दें, मैं आपकी पेमेंट भेजती हूँ मेडिसिन्स की। उस पर वो मुस्कुरा दिया। नो, यू आर जस्ट लाइक माई लिटिल सिस्टर, डोंट नीड। वो कॉल कट कर गया था। कुछ देर बाद ही हैदर का न्यू डाइट चार्ट उसके सामने था, जिस पर प्रिंट निकालकर वो नीचे आ गई। उसे देखकर हैदर के चेहरे पर जान सी आ गई थी। उसने मुस्कुराकर उसे देखा। उसका दिल बहुत हल्का था। वो उसे कल रात अपनी सारी ज़िंदगी सुना चुकी थी, ज़ीशान के बारे में भी बता चुकी थी, मगर अब ये तो अल्लाह ही जानता था हैदर कितना सुन पाया था। उसकी अपनी आँख भी उससे बातें करते लग गई थी, मगर वो उससे पहले उठ गई थी। उसे नींद में सोता देखकर उस पर मुसर्रत सी मुस्कुराहट उसके लबों पर छू गई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद वो फारिग हुई थी कि डॉक्टर नदीम का फ़ोन आया कि उनसे वीडियो कॉल पर बात करे, और तब से वो अब फ्री होकर आई है। नदीम लैपटॉप पर काम कर रहा था जब वो अचानक शट डाउन हो गया। उसने दोबारा ऑन करना चाहा, मगर वो हुआ ही नहीं। बैटरी लो का नोटिफिकेशन दे रहा था। नाजी,
वो किचन में कुछ काम कर रही थी। उसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही वो उसके जाने भागी। हड़बड़ाहट में उसके हाथों से ज़मान का दलिया भी गिर गया था, क्योंकि वो भी रो रहा था। उसे अफसोस से देखकर वो भी उसके साथ चली गई थी। कमरे में आते ही अजीब तनाव के साथ उसके चेहरे पर जी नदीम, तुम्हें मैंने लैपटॉप चार्ज पर लगाने का कहा था, लगाया नहीं था। माथे पर पल लिए वो उसका बेरंग कन्फ्यूज सा चेहरा देख रहा था। लगाया था, वहाँ पर चार्जर बोर्ड से बाहर गिरा हुआ था। ज़मान आया था कमरे में, उसे लेकर गई, फिर पर उसे देखा नहीं। सॉरी। वो शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। अफसोस की एक नज़र उस पर डालकर वो बाहर जाने लगा। नदीम, शट अप, दूर रहो अब मुझसे, वरना कुछ कर दूंगा मैं तुम्हें। उसकी बाजू पर गिरफ्त मजबूत करते उसे घूर रहा था, जिसकी आंखें एकदम ही भर गई थी। उसका उदास पूर्णनम चेहरा देखकर नदीम को कोफ्त होने लगी थी। उसे झटके से छोड़ता वो बाहर चला गया। उसने अपने आप पर इंतहाई का गुस्सा आया था। बुझे दिल के साथ लैपटॉप चार्ज लगाने के बाद वो बाहर आई तो सामने का मंजर वो भी हौलनाक था। 5 साल का ज़मान टेबल पर बैठा रो रहा था और हैदर उसकी टांगे पर एंटीसेप्टिक लगा रहा था। क्या हुआ इसे? इसकी टांगों पर लगी खरोच को उसने छूना चाहा, मगर उसका हाथ नदीम ने पकड़ लिया था। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी थी। बैंडेज लगाकर वो उसे ले गया था। वो उसके पीछे भी गई, ज़मान को बेड पर लिटाया और उसे फ़ोन पकड़ाकर बाहर आ गया और साथ में उसे भी खींचता हुआ ले आया था। तुम बहुत लापरवाह हो। मेरी ज़रूरियात का ख्याल तुम्हें नहीं है तो ना सही, कम अज़ कम अपने बच्चे का तो ख्याल रखो। सहन के बजाय साइकिल ड्राइंग रूम में क्यों रखी हुई तुमने? शादी से पहले तो बहुत जिम्मेदार होने का नाटक करती थी और अब जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही थी तो बता दो मुझे, मैं अपने बच्चे के लिए कोई नैनी रख लूँगा, फिर आराम करती रहना। और मेरा तो वैसे भी तुम कोई ख्याल नहीं तो सुकून करना। नागवारी से देखकर अपने कमरे में बंद हो गया था। उसके जाने के बाद ज़मान के पास आ गई, जो कार्टून्स देखता बोझल हुई आंखों से खिलखिलाकर खुला रखने की कोशिश कर रहा था। उससे फ़ोन पकड़कर साइड पर रखकर उसे गोद में लिया। सॉरी शेरी, मामा बहुत बुरी हैं, किसी का भी ख्याल नहीं रख पाती, ना आपका ना पापा का। वो सही कहते हैं, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। मगर वो तो सो चुका था और वो आंसू बहाती नदीम की कई बातों को याद करने लगी थी। वो सीढ़ियों से उतर रही थी जब हैदर सिर्फ उसे देख रहा था। सुफियान उसके सामने नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। रुको सुफियान, ये नाश्ता हैदर को नहीं देना, ऑमलेट में टमाटर है। उसने मुस्कुरा कर हैदर को देखा था। चस्के बंद, आज से आप सिर्फ ये सब खाएंगे। उसने उसके सामने चाट किया। गाजर, शलजम, ब्रोकली, दलिया, हर किस्म की नर्म और सेहत बख्श चीज़ थी। वो मुंह बनाकर रुख फेर गया। पहले तो कौन सा मुर्ग मुसल्लम खा रहा था मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। वो किचन की जानी पड़ गई। हैदर आशिर साहब से कोई बात करने लगा जब अचानक आवाज़ आई, ओए हैदर, लालिदी जान, मैं आ गया। उन सब ने एक साथ दरवाजे पर देखा, जहाँ ज़ीशान बैग खींचता हुआ अंदर आ रहा था। रुबाइशा तब तक किचन में घुस चुकी थी। उसे देखकर हैदर की रूह तक खिल गई थी। आखिरी बार वो उसे ट्रेनिंग पर जाने से पहले मिला था, वो उसके बाद आज। वो झुककर हैदर से मिला। सब ने से सलाम दुआ के बाद वो वहीं उसके साथ बातों में मशगूल हो गया, जो आमतौर पर ट्रेनिंग और आर्मी के मुतालिक थी। रुबा हैदर के लिए ओट्स बना रही थी, मगर इस तरीके से जो सेहत बख्श भी रहें और मज़ेदार भी। हाथों में ट्रे पकड़े वो अंदर जा रही थी जब सकीना ने उसे खींचा। ट्रे उसके हाथों पर गिरती बची थी। ये क्या? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया भी हो सकती हो। रुबा के माथे पर बल आ गए थे। क्या घटियापन दिखा दिया मैंने? तुम हैदर की ज़िंदगी में पूरा प्लान करके आई हो। तुम हैदर की प्रॉपर्टी के लिए वापस आई हो। तुमने सोचा मर तो रहा है, शरई तौर पर उसकी बीवी होने की हैसियत से उसकी सारी दौलत पर कब्जा जमा लूँगी, यही मंसूबा है ना तुम्हारा? रुबा ने अफसोस से उसे देखा। तुम्हें पता है सकीना, इंसान सब्र और यकीन के साथ पहाड़ को भी हिला सकता है, मगर गलत सोच को गूंदी गई ज़मीन पर अच्छाई का बीज नहीं बो सकते। और कोशिश भी करे तो कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ वक्त का ज़ाया है, जो मेरे पास तुम पर ज़ाया करने के लिए नहीं है। उसे नज़रअंदाज करके वो आगे बढ़ी। चोरी पकड़ी जाने पर हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। सीने पर हाथ बांधे उसकी मुस्कुराहट में एक तंज था। तुम तो बहुत अक्लमंद हो ना सकीना, तो ये बेवकूफ़ी तुमने कैसे कर ली? क्या तुमने ये नहीं सोचा कि ये मौका तुम्हारा भी हो सकता था? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी गंवा दी तुमने, अब बैठकर सर पीट लो। उसके जवाब पर वो पैर पटक कर रह गई थी। हाँ यार, प्रमोशन हो गया, तेरी ही पोस्ट है और मिशन भी तूने ही कंप्लीट किया था, मगर यार मुझे बहुत बुरा लगता है तेरे लिए। तो मेरी फ़िक्र मत करो, मैं अब बेहतर हूँ। कोई है जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। बात करते उसने दरवाजे की जानिब देखा। ज़ीशान, मेरी वाइफ रुबाइशा। ज़ीशान ने हैरत से पहले उसे देखा, फिर मुस्कुराकर पीछे, मगर सूरत देखते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। और दूसरी आवाज़ जो ज़ीशान के कानों में पड़ी थी वो थी शीशे के बर्तन के चकनाचूर होने की, जो रुबा के हाथों से गिरा था। हैदर खुद इन दोनों को ऐसे देखकर हैरान हो गया था। रुबा का पूरा जिस्म कांपने लगा था।
कि उसे ज़ीशान की नज़र खुद से आर पार होती लग रही थी। नज़रें ज़मीन पर गाड़े वो फिर उंगलियां तोड़ने मरोड़ने में लग गई थी। काले बूट उसे अपनी जानिमते दिखाई दे रहे थे, करीब और करीब, बहुत करीब। यस कर्नल। उसके करीब से फ़ोन कौन से लगा था वो बाहर चला गया था। उसने सुकून का सांस लिया और झुककर बर्तन उठाने लगी। रुबाइशा, आप ठीक हैं? माथे से पसीना साफ करते वो शीशे के टुकड़े चुन रही थी, जिनमें से एक उससे लग भी गया। रुबा, ध्यान से। वो उठना चाहता था मगर बेबस था। हैदर, जो कुछ मैंने कल रात को बताया था, आपने सब सुना था ना? आपको मुझ पर यकीन है ना? हैदर को उसके सवाल ने शदीद हैरत में डाल दिया था। ज़ीशान फ़ोन का बहाना करके निकल तो आया था, मगर उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब जो उसने अभी देखा, क्या वो सच है? नहीं, शायद आंखों का धोखा है। मुझे रुबाइशा नज़र आ रही है, लेकिन इतना बेखुद तो नहीं हूँ। पिछले 6 महीने मैं तो नज़र नहीं आई। वो लॉन में बेचैन फिर रहा था जब अचानक उसकी नज़र छत पर पड़ी। वहाँ रुबाइशा मुस्कुराती रेलिंग पर मौजूद पौधों की क्राफ्टिंग कर रही थी। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, वो सच में है। तेज़ तेज़ कदम उठाता वो उसके पीछे छत पर आ गया। वो अभी भी अपने ध्यान में अपने काम पर तवज्जो दिए हुई थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? उसने अचानक पलट कर उसे देखा और फिर पौधे पर झुक गई। उसने आज भी ऐसे सवाल पर खामोशी ही रखी। ज़ीशान को ये कुछ नया नहीं लगा था, मगर आज उसके अंदर बेचैनी का तूफान ठाटे मार रहा था। आगे बढ़कर उसे बाजू से खींचकर सामने किया। मैं पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? तुम्हारा और हैदर का निकाह कब हुआ? उसके लहजे में दुख, गुस्सा सब था। रुबा ने उसका हाथ अपने बाजू से हटाया। हाथ मत लगाइए, आपके दोस्त की इज्जत हूँ मैं। और जहाँ तक रही बात निकाह होने की, 3 महीने पहले हुआ है। क्यों? उसके दिल को ठेस पहुँची थी। क्यों का क्या मतलब? क्योंकि मुझे इस अजीम औरत के मुंह से वो अजीम वजह सुननी है जिसके बिना पर तुमने हैदर जैसे इंसान से क्या मुराद है आपकी? उसने भवें उचकाकर पूछा, जिसमें वाज़ा गिला था। आप जानती हैं कि क्या मुराद है और ये भी जानती हैं इसका कोई गलत मतलब नहीं है। तो बताइए मुझे रुबाइशा, कैसे हुआ ये सब? कैसे तुम हैदर से निकाह करने के लिए मान गई? मैं मोहब्बत करती हूँ हैदर से, और मेरा ख्याल है किसी रिश्ते को इस्तवार करने के लिए इससे बेहतरीन वजह कोई नहीं हो सकती। मोहब्बत? तुम्हें हैदर से मोहब्बत कब हुई? और इसके बारे में जानते हुए भी निकाह के लिए हाँ कर दी? मोहब्बत है, जब होगी ढिंढोरा थोड़ी पीटूंगी। और हाँ, सब कुछ जानने के बाद भी हाँ कर दी तो? रुबाइशा, मेरी मोहब्बत मैंने तुमसे पहले इजहार किया था, पहले देखा था, पहले वक्त गुजारा था। तुम किसी और को कैसे चुन सकती हो? 1 मिनट, क्या मतलब? पहले देखा था, पहले इजहार किया था? ज़बरदस्ती मोहब्बत तो नहीं हो सकती ना? कैंची उठाती वो जाने लगी थी जब वो फिर चीखा, वो तुम्हें कभी भी एक अच्छी मैरिड लाइफ नहीं दे पाएगा। उसकी बात उसके पैर कदम जामिद कर गए थे। उसने बेयकीनी से पलटकर उसे देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती? हैदर को तुम अपना बेहतरीन दोस्त कहते हो और उसकी इज्जत तुम्हें करनी नहीं आती? इतनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। मुझे सिर्फ हैदर चाहिए और मैं उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। और क्या समझते हो तुम खुद को? ये जो तुम्हारा ओहदा है ना, ये भी हैदर की मरहूने मिन्नत है। अगर वो इस हादसे का शिकार ना होते तो तुम सिर्फ कैडेट ज़ीशान इफ्तिखार होते। तुम मेरे शौहर की वजह से अपनी कामयाबी समेटो और हमें हमारी ज़िंदगी समेटने दो। और आइंदा के बाद हैदर के बारे में एक ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने तनबिया करके वो चली गई थी। पीछे वो चंद लम्हे बेयकीनी से सोचता रहा, किस मोड़ पर धोखा दिया है किस्मत ने, मोहब्बत या दोस्ती। कुछ देर वहीं रुकने के बाद वो लंबे लंबे ढक भरता नीचे आया। गुजरते उसकी टक्कर सकीना से हुई। वो चाय के कप धड़ाम। उसने नागवारी से ज़ीशान को घूरा। घर ना हो गया, सराय हो गया है। जब देखो सारे यही घुसे रहते हैं। ज़ीशान ने गुस्से से उसे देखा। उसे याद था उसने इनकार कर दिया था। ना ये इनकार करती, ना रूबा हैदर की ज़िंदगी में आती। घर नहीं, अफ्रीका का जंगल कहो तुम। जैसी चालाक लोमड़ियाँ वहीं पाई जाती हैं। इसके रद्दे अमल की परवाह किए बगैर वो बाहर चला गया। पीछे वो मुंह खोलती रह गई थी। सुफियान गला फाड़कर हंस रहा था। सकीना आपी, आपने अपने मुँह पर लिखवा लो, मैं बेइज्जती के लिए पैदा हुई हूँ लोमड़ी। मैंने कुछ नहीं सुना। आप कहती रही अंगूर खट्टे हैं। वो जो हर रोज़ नए ख्वाब सजाती है मेरे, वो नहीं जानती मैं नींद में डर जाता हूँ। जिस कहानी को बड़े शौक़ से पढ़ती हो ना, तो उस कहानी के तो आखिर पे मैं मर जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हैदर को मारना मत प्लीज़ प्लीज़। रूबा सोने से पहले उसकी करवट दाईं यानी सोफ़े की जानिब बदल कर लेट गई थी। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। रूबा का चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो हैदर का चेहरा सपाट था। आपको ज़ीशान का प्रपोज़ल कबूल कर लेना चाहिए था। रूबा के होठ सिकुड़ गए थे। आज दोपहर में जब उसने ज़ीशान को हैदर के साथ देखा था, तभी दोबारा सब कुछ हैदर को बता दिया था। वो उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, इसीलिए ही वो पुरसुकून हो गई थी और ज़ीशान का मुंह तोड़ आई थी।
मगर हैदर से उसे इस बात की तवक्को नहीं थी, इसीलिए खफगी से करवट बदलकर सीधी लेट गई। रुबाइशा, मेरी बात सुने। अच्छा सॉरी। मगर वो अब चेहरा भी मोड़ चुकी थी। हैदर, आपको मैं अच्छी नहीं लगती तो बता दें, मैं चली जाती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है रुबा, लेकिन अफसोस के मारे अल्फाज भी साथ छोड़ गए थे। रुबा ने चोर नज़रों से उसे देखा, जो उसे ही देख रहा था, फिर मुंह बनाकर रुख बदल गई। सॉरी, एक बात और पूछूं? जब आपको मेरे बारे में सब पता चला था, आप जा रही थी तो चली क्यों नहीं गई? रुबा ने हैरत से उसे देखा। क्योंकि तब तक मैं आपकी बीवी बन चुकी थी और जब जा रही थी तब लगा कुछ गलत कर रही हूँ, इसीलिए वापस आ गई। लेकिन आपको चले जाना चाहिए था, मैंने इजाज़त दी थी, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती। जीशान जैसा इंसान आपका मुंतज़र था। रुबा को हैरत का शदीद झटका लगा था, लेकिन फिर मुस्कुराकर उसके करीब पंजों के बल उसके करीब बैठ गई। आपको पता है जलालुद्दीन रूमी क्या कहते हैं? वो कहते हैं शौहर और बीवी के रिश्ते में मोहब्बत की हैसियत सानवी होती है। मोहब्बत से भी ज़्यादा जो चीज़ शौहर और बीवी के दरमियान ज़रूरी है वो है दरगुज़र। एक दूसरे की कमियों, खामियों और गलतियों को दरगुज़र करने से रिश्ते में सुकून और मोहब्बत कायम रहती है। जब मैंने आपको कबूल किया है ना हैदर, मैंने आपको आपकी कमियों खामियों समेत कबूल किया है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या हुआ है, मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं आप मेरे बारे में? काफ़ी देर तक वो उसके होठों को घूरती रही, इस उम्मीद में कि अब हिले, मगर गहरा सांस भरती वो उठ गई। रुबाइशा, रुबाइशा, उसने पलटकर उसे देखा। रुबा, सब प्यार से मुझे रुबा कहते हैं, आप भी कह सकते हैं अगर प्यार करते हैं तो। सफदर लेउची एक बार फिर हार गया था। हैदर को शिद्दत से अपना आप गेती आ रहा जैसा लगा, जैसे दिल पर अकबर ने बेजा दस्तखत दी थी और आखिर उसने दरवाज़ा खोल ही दिया था, लेकिन वो नहीं खोल पा रहा था। वो अपनी मोहब्बत के किसी को कैद नहीं करना चाहता था, इसीलिए दूरी बनाए रखता था। उसे अपनी ज़िंदगी का भरोसा तक नहीं था। उसे सोचता देखकर वो वापस सोफे पर जाकर लेट गई तो वो ख्यालात से बाहर आया। आप बेड पर सो सकती हैं। उसने हैरत से उसे देखा। चेहरे पर चमक आ गई थी, लेकिन फिर नफ़ी में सर हिला दिया। हैदर को चौंकनी हैरत हुई थी। क्यों? गुस्ताखी हो जाएगी। उसकी बात पर हैदर का मुंह खुला रह गया था। दांतों तले लब दबाकर वो रुख फेर गया। नहीं होगी, मुझे अपने आप पर एतमाद है। रुबा ने रुख बदलकर उसे देखा, जिसने मुस्कुराहट छुपाने की अनथक कोशिश की। पर मुझे खुद पर नहीं है। जब इतना हैंडसम हस्बैंड हो तो कोई भरोसा ही नहीं। वैसे आऊँगी जब आप खुद लेकर जाएंगे। बेड पर हैदर के गाल वाज़ेह लाल होते जा रहे थे। ऊपर से मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश में वो माथा मसलने लगा था। हैदर, क्या हुआ? मुझे लगता है लड़कियां रोमांटिक नहीं होती, पर आप मुझे गलत साबित कर रही हैं। आप फ्लर्ट कर रही हैं मेरे साथ? हाँ, फ्लर्ट। कब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा से, अल्लाह के करम से, उनकी रहमत से और शरीयत के हिसाब से आपकी जायज़ नेक साले शरीक हयात हूँ और ये मेरा हक़ है कि मैं खुलकर आपसे मोहब्बत का इजहार कर सकती हूँ। फिर ये क्या हुआ? मुझे डींगे हाँकनी नहीं आती। मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तारे तोड़ के ले आऊँगी। मुझे तो बचपन में ही कोई आम तोड़ने नहीं देता था, तारे तो दूर की बात है। ये बात उसने इतनी हसरत से कही थी जैसे पता नहीं कितना अफसोस हुआ होगा इस बात का। हैदर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर खिलखिलाकर हंस दिया। हंसते हंसते उसका पेट दुखने लगा था। अचानक हंसी खांसी में तब्दील हो गई। रुबा ने उसके लबों से पानी लगाया। पानी पीने के बाद उसने फिर रुबा के चेहरे को देखा तो हंसी छूट गई। आपको आम चोरी करके खाने हैं? हा 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 हा। उसकी हंसी देख के आंखों के किनारे नम हो गए थे। जब अचानक हंसते हंसते उसे गले लगा लिया, वो हैरान रह गई। फिर अपने बालों पर महसूस होता उसका हाथ। कोई नहीं मेरा बच्चा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना, आपका ये शौक़ भी पूरा हो जाएगा। उसके क्लोन के डार्क खुशबू रुबा के सांसों में तहवील हो रही थी। हैदर खामोश हो गया। उसे देखने के गर्ज से वो अलग होने लगी, पर उसने मज़ीद उसे खुद में भींच लिया। प्लीज़। सरगोशी सी थी जो उसके कानों में पड़ी थी। रुबा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। देखा, कहा था ना गुस्ताखी हो जाएगी। उसने एकदम उसे खुद से अलग किया। मैं ठीक हो जाऊंगा ना? एक आस, उम्मीद, सवाल सब यकजा थे इस सवाल में, जिस पर रुबा ने दिल से सर हिलाया था। इंशाअल्लाह। नदीम जैसे ही घर में दाखिल हुआ, एक अजीब सी खामोशी थी। नज़र शाह पर पड़ी जो टीवी देख रहा था। दूसरी नज़र उसके मार्था पर पड़ी। मार्था, आज आप अभी तक यहीं हैं? खैरियत है? सर, वो एक्चुअली मैम को सुबह से बहुत तेज़ बुखार है, इसीलिए। बैग, ओवरऑल। उसे थमा कर वो उसके कमरे में आया, जो कंबल में डुबकी लेटी हुई थी। हल्के से कंबल हटाकर उसके माथे को छुआ। बुखार तो था नाजी, मगर जवाब नदारत से उसे देखकर बाहर आया। उसे मेडिसिन दी थी? यस सर, पर उन्होंने कुछ खाया नहीं है। कह रही थी दिल नहीं कर रहा। ठीक है, आप जमान को खाना खिलाकर सुला दें, मैं देखता हूँ। अजबात में सर हिलाकर वो उसे ले गई।
फ्रेश होकर वो उसके साथ ही नीम दराज हो गया। उसका रुख अपनी जानिब किया, हाथ की पुष्ट से उसका गाल सहलाते उसे बुखार से कमलाए चेहरे पर टूट कर प्यार आ रहा था। नरमी से उसके गाल को छुआ, जिससे वो बेचैन सी हो गई थी और फिर मंदमल आंखों से उसे देखने लगी। वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। तबीयत कैसी है? थोड़ा सा ऊपर होकर उसने सर उसके सीने पर रख दिया। सर में बहुत दर्द हो रहा है। नरमी से उसकी कनपट्टियों को मसाज करते उसके और करीब कर गया। बुखार कैसे हुआ? सुबह तक तो ठीक थी तुम। पता नहीं, सुबह भी सर में दर्द हो रहा था, फिर खाना बनाते चक्कर आ गया, उसके बाद बुखार चेक किया तो 102 था, 3 हो चुका है। लगाए गए थर्मामीटर को निकाल कर उसने देखा तो थर्मामीटर को देखकर उसे हैरानी से उसे देखा। ये कब लगाया? कम ऑन, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें याद है नाजी, जब हमारी फेयरवेल थी यूनी में और तुम्हारा ड्रेस की जिप खुल गई थी? आपने कोई भी एहसास दिलाए बगैर मुझे अपना कोट पहना दिया था, फिर साइड पर ले जाकर मुझसे बंद करवाई थी और कहा था अपने आप से इतना लापरवाही महंगी पड़ सकती है। और मेरा ख्याल है तुम्हें वो पड़ चुकी है। तुम फिर से अपने आप से लापरवाही बरतती हो। मार्था के होते हुए तुम्हें खाना खुद बनाना? अपनों के लिए ही तो बनाती हूँ। उसके होते हुए तुम्हें कपड़े खुद धोने हैं? वो सही नहीं धोती ना। उसकी शर्ट के बटन से खिलती वो सफाइयाँ दे रही थी। तुम्हें शाह का साया बना है। जमान का नाम सुनते ही वो एकदम उठी। शाहजमान कहाँ है? शदीद दर्द की टीस उठी थी सर में। नदीम ने अफसोस से उसे दोबारा से अपनी जानिब खींचा। यही, बस यही लापरवाही है तुम्हारी। मेरा ख्याल है मार्था को फारिग किया जाए और शाह को बोर्डिंग। मिस्टर अकबर, उसने गुस्से में कहा। वो ये तब कहती थी जब उसने नदीम की कोई बात बुरी लगती थी। बुरा लगा? जब इतनी लापरवाही होगी, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो जाहिर है कैसे सब संभालोगी। फिर तो शाह के लिए मुझे ऐसा फ़ैसला लेना ही होगा ना। लहजे में ना तो गुस्सा था ना डांट। वो नरमी से उसे समझा रहा था। सॉरी नदीम। उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना, अपना भी, शाह का भी। और चेहरा उसके करीब करके उसकी आंखों में झांका। और मेरा भी। सूरज की किरणों से हवेली के किसी कोने को वीरान नहीं छोड़ा था। हर तरफ अपनी गरमाइश पचा रही थी। हैदर लॉन में बैठा था, आशिर साहब भी वहीं बैठे थे। रूबा छत पर मौजूद पौधों को पानी देती साथ साथ हैदर को भी देख रही थी। जब कभी बात करता तो ठहर कर सुनता। लाइट ब्लू शर्ट में वो दिलकश लग रहा था। अचानक जॉगिंग शूज़ से लैस पैर घास पर भागते हुए नजर आए। जीशान तौलिए से पसीना साफ करता हुआ उन्हीं के पास बैठ गया। चिलमिलाती धूप को देखते अचानक नज़र रूबा पर पड़ी तो दिल में हुक सी उठी। उसने चाहा था उसे पहले बार, वो मोहब्बत भी संजीदा हुआ था। काश कोई ऐसा जादू टोना कर मरे इश्क में वो दीवाना हो। यूँ उलट पलट कर गर्दिश की, मैं शमा हूँ वो परवाना हो। ये तो इतनी लंबी। उसने हैरत से भरी एक नज़र हैदर पर डाली जो उसकी कुल कायनात का मालिक बन गया था। वो जानता था कि वो आज से उसे कह दे तो वो उससे शर्मिंदा हो जाएगा, मगर ऐसा क्यों? उसे थोड़ी पता था। अपने आप से लड़ता वो अंदर की जानिब बढ़ गया। सकीना ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी और सामने से रूबा सीढ़ियाँ उतरकर अपने कमरे में चली गई। सुफियान कमरे की सफाई कर रहा था। तौलिया सोफे पर फेंक कर वो ऊपर गेस्ट की तरफ जाने लगा जब पीछे से आवाज़ आई, बेहुदा इंसान, गंदा। उसने पलटकर देखा तो सकीना कोफ्त और नफ़रत से तौलिया को देख रही थी जो आधा सोफे से नीचे लटक रहा था। ये शायद इतना गंदा है और गिरा हुआ नहीं हूँ ये शायद इतना गंदा और गिरा हुआ ना हो जितनी आजकल लोगों की सोच है। और उसकी ज़ात को गंदा कहने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। एक बात, वरना धूल चेहरे पर होती है और सारी ज़िंदगी आईना साफ़ करने में निकल जाती है। सकीना ने नागवारे से उसे देखा था। कितने बदतमीज़ हो तुम हैदर के दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कहो तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। अब्बा की सोच कभी पता नहीं गया है क्या हो गया है, कैसे एक नामहरम को इस तरह घर पर रहने दिया। टीवी बंद करके रिमोट टेबल पर पटक दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका। इतना बुरा क्यों लग रहा है आपको? आप ऐसी ही हैं। मैंने तो किसी को नाम भी नहीं लिया। उसने भवे उचका कर उसे और तपा दिया। गुस्से से उठकर किचन में चली गई। वो भी ऊपर कमरे में आ गया। नहा धोकर फ्रेश होकर नीचे आया तो पेट में चूहे दौड़ने लगे। कुछ खाने की गरज से किचन में आया। वो दूध, चीनी और ऑमलेट आम ब्लेंडर में डाल रही थी। मुंह के जाविये अभी तक बिगड़े हुए थे। गुस्से से स्विच बोर्ड में लगाया तो करंट ने पकड़ लिया। स्विच से चिपका उसका हाथ, उसका पूरा जिस्म कपकपा गया। जीशान ने आगे बढ़कर लकड़ी का चमचा जोर से उसके बाजू पर मारा, लेकिन तब तक शॉर्ट सर्किट शटडाउन हो गया था। सारे घर की बिजली चली गई। रूबा कमरे में बुक रैक साफ कर रही थी जब अंधेरा छा गया। ये क्या हुआ? लगता है बिजली चली गई है। सूफियान ने हाथ में पकड़ी मेडिसिन तराज में रखते हुए कहा।
नहीं, लाइट गई होती तो ये यूपीएस ऑन होना था। सर्किट शटडाउन हुआ है, किसी को करंट लगा है, चलो देखते हैं। वो दोनों कमरे से बाहर निकले। सुफियान मेन बोर्ड की तरफ चला गया। वो ड्राइंग रूम में आ गई। सुफियान ने जैसे ही ब्रेक अप किया, लाइट आ गई। ज़ीशान ने खफी से कांपती सकीना को देखा और फिर बोर्ड को, जिसका बटन ऑन था। वो चलते बोर्ड में स्विच लगा रही थी। खुद को झांसी की रानी समझती हो? ये बिजली तुम्हारे रिश्तेदार है? हाथ देखो अपना। पानी टेक रहा था उसने। मरना है बेवकूफ़। पानी टपक रहा था। इनसे मरना है बेवकूफ़। वो उसे डांट रहा था, पर उसकी नज़र अपनी कलाइयों पर थी जहाँ चम्मच मारा गया था। करंट से ज़्यादा वो दुख रहा था। रुबा जब वहाँ पहुँची तो ज़ीशान को वहाँ देखकर कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उसने एकदम सकीना को कंधों से थाम कर घूर कर ज़ीशान को देखा। क्या हो रहा है यहाँ? उसे देखकर ज़ीशान का चेहरा संजीदा हो गया। मगर सकीना तो फिर सकीना ही थी। हाथ झटक कर बाहर चली गई। उन दोनों ने उसके तेवर देखकर सर्द आह भरी। वो भी जाने लगी तो ज़ीशान आगे आ गया। मुझे बात करनी है। मुझे नहीं करनी, और बचा ही क्या है बात करने के लिए? मैंने जब एक दफ़ा आपको बता दिया है कि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं हैदर से मोहब्बत करती हूँ, तो फिर बार बार बात करने की कोशिश करके आप मेरे किरदार पर उंगली उठाना चाहते हैं। दबे हुए गुस्से से उसे देखकर जो 2 कदम उसकी जानिब बढ़ आया। रुपायशा, मेरी बात सुने, मैं आपसे सच में मोहब्बत करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हैदर से दूर हूँ, लेकिन मुझे भी याद रखना, हैदर की रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, उसमें बस। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आ रही उनके बारे में इस तरह की बात करते, उनकी बीवी को वर्गलाते हुए? नहीं रुबा, मैं। वो 2 कदम आगे बढ़ा तो वो डरकर पीछे हो गई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। उसके अल्फाज ज़ीशान के पैरों से ज़मीन खींच कर ले गए। हाथ बेजान से होकर रह गिरे थे। दूसरी नज़र उस पर डाले बगैर वो किचन से बाहर निकल गया। हैदर मुस्कुराने लगा था, हंसने लगा था। उसके होठ पर अब हर वक्त एक मुस्कान छुपी रहती थी। व्हीलचेयर पर बाहर खिड़की के सहन में देख रहा था, जहाँ पीले फैले खुश्क पत्ते हवा में सरसर आ रहे थे। सुफियान उसकी टांगों की मालिश कर रहा था, अपने हाथों से उसके पैरों को हिला रहा था। जब हाथ में कुछ किताबें लिए उसके करीब आकर नीचे बैठ गई, उसे देखते ही हैदर ने अपनी शलवार के पायचे एड़ी तक पहुंचा दिए और खजल सा हो गया था। मुश्किल ही था कि सुफियान अपनी हंसी रोक सकता हो, इसीलिए मुँह पर हाथ रखकर कसर निकाल ली। हैदर, ये मैट्रिक की कुछ बुक्स हैं, मुझे आपकी बुक रैक से मिली हैं, मैं ज़ेबू को भिजवा दूँ? इसके काम आ जाएंगी। हाँ क्यों नहीं, ड्राइवर के साथ चली जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना, सुफियान दे आएगा। क्यों दे आओगे ना? उसने सवालिया निगाहों से सुफियान को देखा। सुफियान ज़ेबू का सोचते हुए हाँ में सर हिला गया। गली सुनसान थी। इक्का दुक्का लोग थे जो आ जा रहे थे, हाथों में शॉपर पकड़े। वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पीले रंग का गेट, जिसमें लाल दिहारियाँ थीं, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर में रहने वाले मर तो नहीं गए कहीं? उसने अब दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। आ रही हूँ। मंगोलों ने हमला कर दिया है। जो मेरा दरवाज़ा तोड़ने आ गए हो? बेजारी से ज़ेबू ने दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर सुफियान का मुंह खुला रह गया था। मुंह पर जगह जगह लगा बेसन, हाथ में चम्मच, कमर के गिर्द बंधा दुपट्टा। तुम किससे जंग कर रही थी? लेकिन उसका जवाब देने के बजाय उसने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। ये यहाँ क्या करने आया है? चिमपड़ी चुड़ैल की तरह चिमट गया है, भूतनाथ कहीं का। उसने अपने पीछे दरवाज़ा भुजने की आवाज़ से अपने कानों में बजती सुनाई दे रही थी। क्या है? रूबा आपी ने किताबें भेजी हैं। ज़ेबू के मुंह से के जाविये हद तक बिगड़ गए थे। कौन सी किताबें? घर पर कोई नहीं है अभी। तो तुम चुड़ैल हो या छलावा? सीने पर हाथ बांधे वो बेजार हो गया था। नहीं, आप जाएं यहाँ से। हतमी फैसला सुनाकर वो आगे बढ़ी तो दरवाज़ा टूटने की हद तक पहुँच गया। उसने गुस्से से दरवाज़ा खोला। क्या है? दरवाज़ा उसे पीछे धकेल कर वो अंदर गया। ठाट बाट से चलता वो बरामदे में रखे सोफे पर बैठ गया और सूंघने लगा। कुछ जल रहा था। हाय अल्लाह, मेरे पकौड़े! वो किचन की जानिब भागी। काले पकौड़े तेल में अभी तक चटक रहे थे। मुंह बनाकर उसने उन्हें निकाल कर साइड पर रखा। सीने पर हाथ बांधे वो भी दरवाजे के साथ खड़ा उसे देखने लगा। तुम्हारी वजह से सारे पकौड़े जल गए हैं मेरे, और तेल हाथ पर भी गिर गया। सुफियान ने माथा पीट लिया। हाथ पर पड़े एक बूंद तेल को लेकर वो रोने बैठ गई, जिसे देखकर सुफियान को उस पर तरस आ गया। उसके पास गया। ज़्यादा जल गया है? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं तो 2-3 दिन तक कोई काम भी नहीं कर सकती अब। हिचकियों साथ रोती वो अफसोस से अपने हाथ को देख रही थी, जहाँ सिर्फ चंद बूंदे ही तेल गिरा था। कामचोर! सुफियान ने अफसोस से सर झटका। इतना दिल कर रहा था पकौड़े खाने को, तो इतनी मेहनत की थी, अब कौन खिलाएगा मुझे? कौन बना कर देगा? ज़ेबा ने चोर नज़रों से सुफियान को देखा, जो बिखरा बावर्ची खाने को देख रहा था। उसने मुतवज्जा ना पाकर उसने और ऊंचा रोना शुरू कर दिया था, जिस पर वो पौखला गया। ओके ओके, मैं बना देता हूँ।
कफ मोड़ते वो काउंटर पर जागा झुका। ज़ेबा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब लूँगी मैं बदला। आराम से पल्लू बाजू पर लपेटती वो बाहर आकर सोफे पर बैठ गई थी। या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया। किताबें देने आया था, बावर्ची बनकर रह गया। व्हीलचेयर के पास नीचे बैठी वो स्केचबुक के वर्के पलट रही थी। हैदर खिड़की से बाहर ढलते सूरज की रोशनी में खोया हुआ था। आप स्केचिंग बहुत अच्छी करते हैं हैदर। उसने नज़र घुमाकर स्केचिंग बुक को देखा जहाँ मुख्तलिफ लोगों के फेस स्केच मौजूद थे। कॉलेज तक करता था, उसके बाद सब छोड़ दिया। ये चाचू हैं। स्केच पर उंगलियां फेरते उसने मुस्कुराकर कहा, ये अब्बू हैं, ये अम्मी, ये यशमान और सकीना के स्केच पर उसने नज़र हटा ली थी और फिर खिड़की से बाहर झांकने लगा। रूबा ने हैरत से उसे देखा। आप सकीना से बात नहीं करते? नहीं। खोए खोए लहजे में खिड़की से बाहर सूरज में खोता जा रहा था। क्यों? पता नहीं। वो भी आपसे बात नहीं करती? नहीं। क्यों? पता नहीं। हर बात पर एक ही जवाब। रूबा ने सर्द आह भरकर फिर पूछा, दिल नहीं करता बात करने को? नहीं। क्यों? पता नहीं। मैं अच्छी लगती हूँ, मुझसे बात करने को दिल करता है? हाँ। क्यों? पता नहीं। हैदर ने हैरत से उसे देखा जो अपना बुक पकड़े उठ गई। आप हमेशा से इसीलिए दूसरों को उलझाकर अपनी मतलब की बात निकलवा लेती हैं? हाँ। क्यों? पता नहीं। इसका जवाब उसे देकर वो कमरे से बाहर चली गई थी और वो पीछे उसे देखता रह गया था। फिर नज़र स्टडी टेबल पर मौजूद ड्राइंग पेपर्स पर और पेंसिल पर पड़ी। कुछ सोचकर पहले कि उसे कर पहिए उसकी तरफ घुमा दिए। आंसू टप टप उसकी आंखों से बह रहे थे। हर तरफ तपिश ही तपिश थी। उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था। सांस भी तेज़ हो गई थी। माथे से पसीना साफ किया और फिर से काम शुरू किया। उसे डर था अगर देर हो गई तो उसके लिए नुकसान हो सकता है। बस दो प्याज रह गए थे काटने वाले और उसके बाद मसाला तैयार हो जाना था, क्योंकि पहले वाला तो सारा ख़राब हो गया था। उसने बेसन, आलू और तमाम मसाले को यकजान करके उबलते तेल को देखा जो पकाने के लिए उसने डरते डरते चम्मच में मसाला उठाया और 3 कदम से फासले से कढ़ाई में डालने लगा। शटर शटर की आवाज़ें किचन से 4 सू गूंज गई थी। वो बाहर सुकून से सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। कुछ देर बाद प्लेट में एक पकौड़ा लिए उसके पास आया। चखो। ज़ेबू ने हैरत से प्लेट में पकौड़े लाइट ब्राउन कलर के वाहिद पकौड़े को देखा और उठाकर मुंह में डाल लिया। वो इस्बात में सर हिलाने लगी। कच्चा है, नमक भी कम है, थोड़ा सा नमक और डालो और डार्क ब्राउन करो। उसे हुक्म देकर वो चैनल बदलना शुरू हो गई थी। सूफियान ने नागवारी से उसे देखा और वापस आ गया था। नमक मिलाकर दोबारा पकौड़ा बनाया और उसे चखाने चला गया, जो उसे देखते ही अपने हाथ पर मौजूद जले निशान को देखने लगी थी। ये देखो, पकौड़े की हालत बता रही थी उसे कितने गर्म तेल में फेंका गया है। उसने नागवारी से जीशान को देखा जो उससे भी ज़्यादा बेजार लग रहा था। उसके तेवरे देखकर पकौड़ा उठा लिया और अगले ही लम्हे वो उपकाइयाँ ले रही थी। इतना कड़वा, इतना नमक, पूरा डब्बा डाल दिया है क्या? सूफियान ने गुस्से से प्लेट टेबल पर पटकी। तो खुद ही बना लो, मैं नौकर हूँ तुम्हारा? ज़ेबू को काम बिगड़ता लग रहा था, इसीलिए नैन कटोरे लबालब आंसुओं से भर लिए और उठ गई। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। फिर क्या हुआ? जो हाथ जला हुआ है मेरी फ़िक्र थोड़ी ना है कोई करेगा। प्लेट उठा के आगे बढ़ी तो सूफियान ने उसके हाथ से प्लेट छीन ली। बैठो, और ख़ुद अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने थोड़ी मिर्च और गरम मसाले मिलाए, उसे चेक किया और सारे में एक ही दफ़ा लाकर उसके सामने रख दिए और ख़ुद पसीने से सराबोर सोफे पर गिर गया। आंखें बंद कर लीं। ज़ेबू ने पकौड़े मुंह में डालकर उसे देखा जो अभी भी आंखें बंद किए लेटा था। हाय अल्लाह, मर तो नहीं गया? उसने 2-3 बार उंगली उसके बाजू में चुभोई मगर वो नहीं उठा। दुपट्टे से उसे हवा देती वो उसके ज़िंदा होने की दुआएं मांग रही थी। फिर एकदम ज़ोर से उसका बाजू झंझोड़ा तो वो आंखें खोलकर उसे देखने लगा। ज़िंदा हूँ, पकौड़े ठीक हैं? हाँ, बस ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। सूफियान ने गुस्से से उसे देखा और कुशन उठाकर उसे मारना चाहा, जिस पर उसने बचाव के लिए हाथ उठा लिए तो वो वहीं रुक गया। ज़ेबू ने एक आंख खोलकर देखा तो पकौड़ों के साथ इंसाफ करने में लगा था। हाँ, उसने हंसता देखकर सूफियान को तासर भी बहाल हुए थे। सूफियान वहाँ से घर पर ही चला गया था। उसे ज़रूरी काम आ गया था। बैकग्राउंड से टेक लगाए वो स्केच पैड से कुछ ड्रॉ कर रहा था। रात के 10 बज गए थे। जब वो कमरे में आई तो उसने फ़ौरन स्केच पैड तकिए के नीचे धकेल दिया। हैदर, आप अभी तक सोए नहीं? चलिए सो जाइए, बहुत देर हो गई है। उसे लिटाकर वो सोफे पर पलट गई। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ रोज़मर्रा में आती जा रही थी। वो घर के काम में हाथ बटाने लगी थी। सकीना से उसकी बात बेबात बहस होने लगी थी। कुछ याद आने पर अचानक कमरे के बाहर चली गई। हैदर ने हैरत से उसे जाते देखा था। कदम ब कदम सीढ़ियाँ चढ़ते वो आशिर साहब के कमरे के बाहर दस्तक देने को तैयार थी, मगर अंदर से आती आवाज़ें उससे जामिद कर गई थी। आशिर, इतने पैसे कहाँ से आएंगे?
क्या मतलब, कहाँ से आएंगे? बैंक से लोन लूँगा। अब हैदर को अमेरिका भी तो भेजना है, फिर उसका इलाज पर भी खर्च होगा। वो तो ठीक है, लेकिन आप ये सोचते हैं 10 लाख जितनी बड़ी रकम आप वापस कैसे करेंगे? कितनी जान रोलेंगे अपनी? कुछ नहीं होगा शैला, बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। किस्त देते रहेंगे ना। सकीना के लिए क्या रह गया? उसके नाम जो ज़मीन थी वो आप बेच चुके हैं। जो कमाते हैं आधा हैदर पर लग रहा है। अब क्या उसके लिए बनाए जेवरात भी बेच देंगे? शहला, उनका हाथ उठते उठते रह गया था और बाहर रुबा की परेशानी ने घेर लिया था। उल्टे कदम लेती वो वापस आई। हैदर अभी भी जाग रहा था। उसके चेहरे की परेशानी और वाज़ह दिखाई दे रही थी। अलमारी से फाइल निकालकर वो दोबारा चली गई। हिम्मत करके उसने दरवाजे पर दस्तक दी। आशिर साहब बेड पर कागजात बिखेरे बैठे थे। हैरत से दरवाजे को देखा, फिर शैला बेगम को जो मुंह फुलाए बैठी थी। खुद ही उठकर दरवाज़ा खोला। रुबा को फाइल पकड़ा देखकर वो हैरान हो गए थे। जी बेटा। अंकल अंकल ये कुछ ज़मीन जो मेरे नाम है, गाँव से बाहर इलाका, गुंजान आबाद नहीं, मालियत भी कोई 1.5-2 लाख होगी, इसे बेच दें। और ये चेक है मेरे अकाउंट में, कोई 3 लाख रुपए हैं, वो भी निकाल लें। क्यों? और ये सब आपके? कुछ बाबा ने जमा करवाए थे, कुछ मैंने खुद जोड़े हैं। यूनी टाइम पर पार्ट टाइम जॉब करती थी जब जमा किए थे, और कुछ अब अपने फ्यूचर के लिए थे। तो बेटे अब क्यों इसकी ज़रूरत अब नहीं है? ये आपके हैं, आप अपने पास रखिए। अपने मुस्तकबिल के लिए निकलवा रही हूँ। हैदर ही मेरा मुस्तकबिल है। ये अब आपके हैं, इन्हें अपने पास रखें और इंशाअल्लाह वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने शैला बेगम को देखा जो नागवारी से रुख फेर कर पलट गई। उन्हें सब थमाकर वो वापस आ गई थी। आशिर परेशानी से अंदर आए। रख लें, एहसान तो नहीं करेंगे? करके गई है, बस कर दें। उन्होंने हर चीज़ को एक साथ नीचे धकेल दिया। जब तक वो वापस आई थी वो सो चुका था। उसे देखकर एक अनजानी सी मुस्कुराहट लबों पर आ गई थी। पंखे से माथे पर बाल बिखर जा रहे थे। चेहरे पर पहले से ज़्यादा इत्मीनान आ गया था। अचानक उसे ख्याल आया। दराज में से तेल निकालकर उसके पैरों की जानिब आ गई। जागते हुए तो कभी नहीं करने देंगे, मगर अभी तो कर सकती हूँ। हाँ, जानती हूँ आपकी नींद का फ़ायदा उठा रही हूँ, मगर गलत नहीं उठा रही। हल्के से ब्लैंकेट उठाकर पैरों को छुआ। एक नज़र उसे देखा। हथेली पर तेल लगाकर आराम से पैरों की मसाज करने लगी। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन मैं आपके पैरों को हाथ लगाऊंगी और आप उन्हें पीछे खींच लेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ आप ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैरों पर हाथ आगे बढ़ गया था। फिर उसे एक ख्याल आया। उसके पैरों की छत पर उसने चोटी काटी। 2-3 बार उसे देखा जो बेफिक्र सो रहा था। जिल्द सुन थी, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था वहाँ। उन्होंने आंसू टूटकर पैरों पर गिर गए थे। मैं जानती हूँ आप कितनी तकलीफ़ में रहते हैं, आपको कितना बुरा लगता है किसी पर बोझ बनना। आपकी तकलीफ़ का कोई मदावा नहीं कर सकता, मगर हैदर इसका हल मौत तो नहीं जो आप मांगते हैं। मसाज करके वो उसके सिरहाने खड़ी हो गई थी। धीरे से उसकी जानिब झुकी। क्या करेंगे वैसे आप, अगर आपके सोने का फ़ायदा उठा लूँ मैं? अजीब नज़रों से उससे घूरती वो खुद कलामी कर रही थी। नरमी से उसे बाहों में भरा और दाएं जानिब करवट बदल दी, जिससे वो बेचैन भी हुआ था मगर उठा नहीं। चलिए छोड़ दिया आपकी इज्जत, शरारत से कहकर मुंह मोड़ने लगी। जब तकिए से नीचे कुछ नज़र आया, एहतियात से उसे निकाला। खूबसूरत लॉन में लगे फूल, परिंदे, सुहाना मौसम और शीशे के अंदर कैद एक व्हीलचेयर पर बैठा इंसान। मुस्कुराहट एक पल में समेट गई थी। उसने हैरत से उसे देखा। बिल्कुल वही मंजर बनाया था जो उसने आज दोपहर का था। फजर की नमाज के बाद वो सरहाने आई। दुरूद पढ़कर उस पर फूका। नरमी से उसके माथे को छुआ। बिखरे बाल माथे से हटाए। आज से आप नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे हैदर। वक्त आ गया है इस चारदीवारी की कैद से आज़ाद हो जाएं। आप जो इतना इंतहाई बेचैन का शिकार रहते हैं, जब तक आपके साथ हो ना, आपकी ज़िंदगी से हारने नहीं दूंगी। आपके चाहकर जो इस कागज़ पर उतारी है वो अब हकीकत भी बनकर रहेंगी। उस पर ब्लैंकेट ठीक करते उसकी नज़र हाथ पर पड़ी जहाँ झुर्रियाँ सी पड़ रही थीं। हैदर, आपकी उदासी नाउमीदी आपको वक्त से पहले बोसीदा कर रही है। नाश्ते के बाद हमेशा की तरह वो बैकग्राउंड से टेक लगाए सोचों में मुब्तला था। रूबा नाश्ते के बाद किचन में कुछ काम कर रही थी। काम खत्म करने के बाद वो कमरे में आई। सूफियान उसे मेडिसिन खिला रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा जहाँ आसमान पर डेरा जमाए बादलों ने मौसम सुहाना कर दिया था। हैदर, बाहर चलें? उसने हैरत से उसे देखा। हाँ, लॉन में चलते हैं थोड़ी देर तक। लॉन में नहीं, बाहर गांव घूम कर आते हैं, मौसम भी कितना अच्छा है। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर चला गया था। नहीं, मेरा मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? इतना मज़ा आएगा, इतना कुछ देखने वाला है। ये कमरा वहशत ज़्यादा नहीं लगता आपको? बाहर घूमकर आएंगे तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा। चलिए सुफियान। सुफियान ने इस बात में सर हिलाया कर उसे व्हीलचेयर पर शिफ्ट करना चाहा तो उसने रोक दिया। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या देखो लोगों की अजीब गरीब नज़रें, उनका तरस, चौहमगोइयाँ, मुझे नहीं जाना। सुफियान ने अफसोस से रूबा को देखा जो अभी भी मुस्कुरा रही थी। आप
सिक्के का एक रुख देख रहे हैं हैदर, दूसरा रुख ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा इतना कुछ है देखने के लिए। उसने सवाली निगाहों से उसे देखा। अच्छा क्या है दुनिया में देखने के लिए? उसके सवाल पर उसे हैरत हुई थी। वो हैदर नहीं, उसके अंदर की मायूसी बोल रही थी, और मायूसी का सिर्फ एक ही हल था। उसने कुरान खोलकर उसके सामने रखा। उसने कामिल इंसान को पैदा फरमाया, ये दुनिया बनाई आदम के सुकून के लिए। जो हवा बनाई उसके साथी बनाई, फलदार दरख्त, खुशबूदार फूल बनाए, नीला आसमान बनाया, समंदर बनाए, बर बनाए। उसने इंसान को इंसान पैदा करने की शरफ बख्शा। उसने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसे रिस्क दिया, शऊर दिया, हाकिम बनाया। उसने झरने बनाए, नदियाँ बनाई, बेलें बनाई, फूलों से लदी डालियाँ बनाई, बोसे में महफूज अनाज बनाए, मुँह में महफूज अनाज बनाया। इंसान को समाअत दी, गवाही दी, बसीरत दी, चलने के लिए नर्म घास दी, बर्दाश्त, मोहब्बत, दिल, वालिदैन, भाई बहन दिए, मोहब्बत के लिए शरीक हयात दी, पहाड़ जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए साथी दिए, हर मुश्किल के साथ हल्का वादा दिया, अपने होने का एहसास दिया, जज्बात से भरपूर दिल दिया, उतार चढ़ाव समझने के लिए दिमाग दिया, मंजिलों से मुंसलिक रास्ते दिए। और आपको क्या चाहिए? उसके आखिरी लफ्ज़ पर उसने हैरत से उसे देखा। आपने मुझसे पूछा क्या है दुनिया में देखने को, महसूस करने के लिए। मैंने जवाब दे दिया। अब आपके सवाल का जवाब दें तो बताएं इंसान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसके सवाल पर उसने अपने सामने रखी खुली सूरतुर रहमान को दिखाया। क्या इन सब चीज़ों के बलाए ताक रखे आप चंद चीज़ों को सोचकर मायूस होंगे? तो क्या आप अल्लाह की नेमतों को जुटला नहीं रहे? और आप कहते हैं आप नाशुक्र नहीं हैं। ये नाशुक्री नहीं है। अगर आपको अभी भी आप सही लगते हैं तो ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। उसे सोचो के भंवर में छोड़कर वो सोफे से पर जाकर बैठ गई थी। उसने कुरान उठाकर आंखों से लगाया। सुफियान, उसके मुकाम पर रख दवा और मेरी शॉल निकाल लेना। अलमारी से आती सर्दी ज़्यादा लगेगी बाहर से। उन दोनों के चेहरे पर 100 वाट का बल्ब जग गया था। तारकोल की सड़क पर व्हीलचेयर के पहिए चरचरा रहे थे। 8 महीने बाद वो घर से बाहर निकला था। उनका रुख गांव के अंदरूनी जानिब था, जहां लोगों का आना जाना ज़्यादा था, जहां बाजार सजते थे। और आज तो जुमा था, जुमा बाजार लगना था, इसीलिए उन्होंने वहीं जाने का फ़ैसला किया था। उसकी व्हीलचेयर रूबा ने थाम रखी थी। हल्के पीले रंग का कुर्ता, सफ़ेद आंचल, कैचर में आधे बंधे बाल, पैरों में फ्लैट चप्पल, और वो उसे आगे धकेल रही थी। सुफियान भी उनके साथ ही था। जैसे ही वो लोग बाजार के करीब पहुँचे, हैदर का डर और भी बढ़ गया था, और रही सही कसर चेहरा मोड़ मोड़ कर देखते लोगों ने पूरी कर दी थी। उसने चेहरा उठाकर रुबा को देखा। वापस चलते हैं। उसके माथे पर आए पसीने को और लोगों की नज़र को देखकर एक पल को तो उसका भी दिल डूब गया था। अचानक सुफियान के अल्फाज उन्हें सुनाई दिए, पीछे वीसीआर लगा है, अपने काम करें। वो हैदर को घूरती लड़की को कह रहा था, जो दोबारा चीज़ों पर मुतवज्जह हो गई थी। हैदर, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, आपको जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी, सबका सामना करना है हैदर। उसने अपने कंधों पर रखा रुबा का हाथ उसे नरमी से दबाया। प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हैदर, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं आप। और हैदर रज़ा, कैसे हैं आप? रुबा की चलती ज़बान सामने से आते बुजुर्ग और उनके अल्फाज से रोक दी थी। हैदर खुद हैरत से उन्हें देख रहा था। खलील अंकल? उन्होंने गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाया। कैसे हो हैदर? मुझे पता चला था तुम्हारे बारे में, व्हीलचेयर पर। वेल प्राउड ऑफ यू माय बॉय। तुम गाजी हो और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे देखो। उन्होंने अपने हाथ जेब से बाहर निकालना चाहा, जिसे हैदर ने रोक दिया। नहीं अंकल, लोग अजीब नज़रों से देखेंगे। देखने दो। उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला, जो मसनूई था। रुबा और सुफियान का मुंह खुला रह गया। हैदर ने रुबा की तरफ देखा, जो हैरान परेशान खड़ी थी, फिर सुफियान को, जो पलके भी नहीं झपक रहा था। अंकल भी मेरी तरह आर्मी ऑफिसर थे। एक जंग में इनके बाजू पर गोली लगी थी। देरी होने की वजह से पूरा हाथ ख़राब हो गया था, तो अंकल का हाथ काट दिया गया था। उन्होंने मुस्कुराकर उन्हें देखा। ये दोनों कौन हैं? अंकल ही मेरे छोटे भाई की तरह ही है सुफियान, और ये रुबाइशा है मेरी वाइफ। आप यहाँ कैसे? जहाँ तक मुझे याद है आपको इस तरह की महफिलें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। भाई, जो काम हम खुद और हमारे बच्चे हमसे नहीं करवा सकते, वो हमारे बच्चों के बच्चे करवा लेते हैं। वो देखो, वो हमारी पोतियाँ हैं, कल ही मेरे साथ इंग्लैंड से आई हैं। बस इन्हें यहाँ आना था, सो आ गए। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। उसका कंधा थपथपा कर वो चले गए थे। रुबा पंजों के बल उसके पास बैठी। मुझे यकीन नहीं आता हैदर, आपके इर्द गिर्द कितनी मिसालें मौजूद हैं और आप ऐसे हैं। देखें इन्हें, इनका हाथ नहीं है और कितने खुलकर ज़िंदगी जीते हैं, और आप इनसे कम उम्र होकर अपने आप को तमाम गोज़ों के साथ भी इतना नाउम्मीद। उन्हें वो मोहताजी नहीं देखनी पड़ती जो मैं देखता हूँ।
वो अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों पर इंतज़ार नहीं करते। वो बाएं हाथ से खाना खाते हैं हैदर, उससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है। वो अपना काम नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। इन शॉर्ट वो नॉर्मल नहीं हैं और आप कभी भी नॉर्मल हो सकते हैं। आपकी टांगें रुकी हैं जो कभी भी ठीक हो सकती हैं, मगर उनका हाथ तो कभी वापस नहीं आ सकता। अब भी आप खुद को मजबूर और बेबस महसूस करेंगे। बस हैदर, थोड़ी सी विल पावर पैदा करें, अंदर थोड़ी सी हिम्मत। ये नज़र आपको फिर घूर सकती है, निगल तो नहीं सकती। डर रहे हैं आप इनसे। वो मेजर हैदर जो कभी बंदूक से नहीं डरा, वो लोगों की नज़रों से घबराने लगा है। क्यों? सिर्फ अपनी कमी की वजह से, बीमारी की वजह से, जिसने उसने बिला वजह अपने सिर पर सवार कर रखा है। अपनी कमी को अपनी ताकत बनाइए, कमज़ोरी नहीं। खुद को धकेल वो चल सकते हैं, मगर अपने हाथ को एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चल नहीं सकते, मगर आप अपने हाथों को मंजरकशी में सिर्फ सर्व कर सकते हैं, उनसे कुछ ही कर सकते हैं। अगर वो अपनी कमी से के साथ ज़िंदगी जी सकते हैं तो आपको भी अपनी कमी के साथ मुस्कुराना होगा। हैदर, उठिए सर, देखिए इन लोगों को। उठाइए सर, देखें इन लोगों को। क्या ये सब खुश हैं? देखें इस लड़की को। इसके सामने की तरफ इशारा किया जहां सूरजमुखी नुमा लड़की खड़ी थी। हद से ज़्यादा गोरा रंग, चेहरा गर्दन हाथते नज़र आती थी, रगे भूरे बाल, भूरी भवें, चंद चुंदियाई आँखें। उसे धूप से खतरा है, वो धूप में नहीं निकल सकती, उसकी आंखें नहीं खुल सकती, लेकिन वो फिर भी वो सब का सामना कर रही है। लोग उसे भी देख रहे हैं, वो भी डर कर घर में बैठ जाए। देखिए इस दुकानदार को, इसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां आधी हैं जो किसी मशीन में आकर कट गई होंगी, तो क्या वो भी उसका रोना रोकर काम छोड़ दे? इस माँ को उनकी कमर झुकी हुई है, मगर फिर भी वो चूड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करती हैं। अपनी कमी को वजह बनाकर भीख मांगना तो मंजूर नहीं, तो खुद को देखिए, क्या आप उनसे भी कमज़ोर समझते हैं खुद को? गर्दन झुकाए वो सुन रहा था। सुफियान, इस दुकान पर चलो, मुझे कुछ पेंट्स और कलर्स देखने हैं। सुफियान ने मुस्कुराकर व्हीलचेयर को आगे धकेल दिया। वो भी उनके पीछे ही वहाँ पहुँच गए। आप कैसे कर लेती हैं हैदर भाई को मनाना? मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, मगर आप तो चुटकी बजाते ही मना लेती हैं। कैसे? सुफियान के सवाल पर उसने मुस्कुराकर देखा। और मुझे हैदर को मनाना सबसे आसान काम लगता है। उनकी गलतफहमियों को दूर कर दोगी तो खुद ब खुद मान जाएंगे, और वैसे भी वो मुझे मना नहीं करते, शायद अदब और एहतराम की वजह से। रूबा आपी, इन तीनों ने एक साथ दाएं जानिब देखा, जहाँ ज़ेबुआ पुरुषों की नज़रों से उन्हें देख रही थी। सुफियान के होठों पर दिलकश से मुस्कुराहट आ गई थी। ज़ेबू, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? अकेली नहीं आई, अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ, और बख्तू भी है, वही है, देखिए। उसने खौफज़दा नज़रों से हैदर को देखा। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। बख्तू हैदर को देखकर रुबा के पीछे छुप गया था। हैदर को उसे देखकर यशमान याद आ गया था। छोटा सा तो था वो, किसी से क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी तो उसकी भी नहीं थी, वो सिर्फ एक हादसा था। लेकिन इस हादसे में एक अच्छी चीज़ भी तो हुई थी। उसने रुबा की जानिब देखा, जो अपने पीछे से निकलने की कोशिश कर रही थी। व्हीलचेयर के पहिए आगे बढ़े तो वो डर कर और पीछे हो गया। बख्तू, मेरी बात सुनो। मैंने जानबूझकर नहीं मारा था, हम खेल रहे थे। उसने हाथ खींचकर उसे सामने किया। मैं जानता हूँ तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, हम सब जानते हैं वो एक हादसा था। तो मेरी सज़ा मेरी आपी को क्यों दी? उसके सवाल पर रुबा को भी हैरत हुई थी। हैदर को तो तवक्का ही नहीं थी इस बात की। उन्हें क्यों बनी कर दिया आपके साथ? आप तो चल भी नहीं सकते। मेरी बहन तो इतनी अच्छी थी, उसके साथ ये नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत रोया था जब आप ही गई थी, बहुत ज़्यादा। बख्तू, ये, मगर हैदर ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। हाँ, तुम्हारी आपी के साथ बहुत गलत हुआ है। एक ऐसे इंसान के साथ रहना जाना पड़ा जो चल नहीं सकता, मगर मैंने तो आज़ाद कर दिया था। मेरे पास वापस आना तुम्हारी आपा की मर्ज़ी थी, क्योंकि वो जानती थी कि तुम्हारी हिफाजत उसकी ज़िम्मेदारी थी, और मैं भी उसकी ज़िम्मेदारी हूँ, और तुम्हारी आपा को ज़िम्मेदारी निभाना अच्छा लगता है। और अब तुम अपनी आपा से पूछो कि क्या वो खुश हैं? उसने सवाली निगाहों से उसे देखा। बख्तू, मैं बहुत खुश हूँ। देखो, मैं आज यहाँ आई हूँ घूमने इनके साथ, और तुम फसलों की सोचो मत पालो, तुम्हारी वजह से मैं तकलीफ़ में हूँ। फिजूल की सोचें मत पालो कि तुम्हारी वजह से मैं फजूल में हूँ, और तुम्हें मुझसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। हैदर ने उसके हाथों को गर्मजोशी से दबाया तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। आपा चले ना, कुछ खरीदते हैं, ज़ेबू उसे खींचते हुए बोली थी। हैदर, सुफियान, बख्तू एक साथ हो गए थे। ये वाली दिखाओ। हाँ, ये धानी रंग की चूड़ियाँ। वो दोनों ज्वेलरी स्टॉल पर खड़ी मसनूई ज़ेवरियात देख रही थी। ज़ेबू चूड़ी मांग रही थी तो वो झुमके, हार सब देख रही थी। ज़ेबू ने हैरत से उसे ज्वेलरी खरीदते देखा। आपा, आप कब से ये सब इतना ज़्यादा ख़रीदने लगी हैं? उसने मुस्कुराकर उसे देखा और एक झुमका कान से लगाया। क्यों, मैं ये नहीं खरीद सकती?
नहीं, पहले तो आप ये सब नहीं खरीदती थी ना, आपको ये सजना संवरना श्रृंगार करना पसंद था। शादी से पहले इसलिए नहीं करती थी कि करके दिखाऊं किससे श्रृंगार करने का असल मतलब मज़ा तो तब आता है जब आपको कोई देखने वाला हो, आपकी चूड़ियों की खनक कोई सुनने वाला हो, बेताब होकर आपकी बिंदिया की चमक किसी की आंखें झुका दे, आपका हुस्न सरापा कोई दिल में बसाना चाहे। पहले कोई ऐसा था ही नहीं, अब हैदर है ना, उनके लिए करूँगी। ज़ेबा ने साथ साथ दूसरी औरतों ने भी हैरत से उसे देखा था। लगता है नई नई शादी हुई है। जी, मैं 8 माह मुसीदा नई नवेली दुल्हन हूँ, जिसके हाथ पर ना तो शगुन की मेहंदी लगी थी और ना माथे पर बिंदिया थी, जिसके तन पर ना वो सुर्ख जोड़ा था जिसका शौक रंग उसके आने वाली रंगीन ज़िंदगी के पेशे खैमा होते हैं। लेकिन अब होगा 16 श्रृंगार होगा। इन औरतों को हैरान छोड़कर वो हैदर की जानिब आ गई। पुरशौक नज़रों से चारों को देखा था और लोगों की बातें, खुशियाँ, कह कहाँ, रंग बिरंगे कपड़े, चेहरों पर पड़ती शीशों की अक्स, बाजार में रक्स करती चूड़ियाँ, पायलों की झनकार, ताज़ा गुलाबों की खुशबू। इतने वक्त बाद अपने इर्द गिर्द इतनी चहल पहल देखकर उसे सुकून सा मिल रहा था। व्हीलचेयर की पहिए मिट्टी से अटे सोलिंग पर निशान छोड़ते आगे बढ़ते जा रहे थे। हैदर, अच्छा लग रहा है? हाँ। आवाज़ पर तवज्जो दी तो पलट कर देखा। रुबा दांतों की नुमाइश करती उसे घूर रही थी। सुफियान, क्यों, मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा? उसने भवें उचकाकर कहा तो सर झुका गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रुबा की नज़रें फूलों पर पड़ी तो उसे धकेलती वहाँ से ले गई। गुलाब, पिंक, रोज़, गेंदा, चंबेली, हर तरह का फूल था। रोज़ को पानी लगाकर बर्फ़ के ऊपर रखा गया था। उसने इश्तियाक से एक फूल उठाया। हैदर के तवज्जो किताबों की स्टॉल पर थी। स्टॉल पर लगे नॉवेल्स से अपनी जानिब खींच रहे थे। उनमें से एक उसने पसंद भी किया। अचानक उसे तमाम नज़रें खुद पर महसूस हुईं। औरत, मर्द, यहाँ तक कि बच्चे भी मुंह पर हाथ रखे हंस रहे थे। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो मुंह खुला का खुला रह गया था। घुटनों के बल बैठी उसे फूल दे रही थी। होठों पर मुस्कुराहट, आंखों में शरारत। बाजार का हर रंग समेटकर उसके चेहरे पर उतर आया था। हर मंजर उस वजूद के आगे हार मान पड़ गया था। उसके खनकती आवाज़ से होश में वापस लाई थी। उसने फूल पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी उंगलियों को छूती उंगलियां उन दोनों के अलावा हर चीज़ पत्थर कर गई थी। चाचा, चाशनी और डाल दो। घर लेकर जानी है तुमने? ज़ेबू जलेबी खाते जलेबी वाले को कम चाशनी पर कोस रही थी। सुफियान कुछ दूर ही अपने लिए शॉर्ट्स देख रहा था। उसके पास आ गया। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ खाने के लिए पैदा होते हैं और तुम उनमें से एक हो। अपने अकब से आती आवाज़ पर उसके से पलट कर उसने देखा। मुंह में जलेबी ने कड़वाहट घोल दी थी। उसकी आंखें चंदिया कर उसने देखा। तो अपने पैसों से खाती हूँ। तुम्हारा छाती पर सांप क्यों लौट रहे हैं? अल्लाह ना करे मेरी छाती पर सांप लौटे, लेकिन इतना खाओगी ना तो तुम्हारे गाल मोटे मोटे हो जाएंगे। फिर किसी ने लड़का नहीं देना। हाँ तो ना दे, मैंने लड़का लेकर करना क्या है? चाचा, एक प्लेट पकौड़े दें। पर्स में से 100 रुपये निकाल कर दुकानदार को थमा दिए। सुफियान ने देखते ही रह गया था। दुकानदार ने नोट वापस खींचा। खबरदार, जो और खाया तो मोटी भैंस बन जाओगी। ज़ेबू ने उसके हाथ से नोट छीना। तो होने दो, तुम्हें क्या है? नोट दोबारा दुकानदार को पकड़ा कर प्लेट पकड़ी, जिस पर सुफियान ने भी हाथ डाल दिया। नहीं, तुम ये नहीं खाओगी, बहुत तेल है इसमें। प्लेट अपनी तरफ खिसकाकर चीखा था। उसमें तेल हो या पानी, मैं तो खाऊंगी। उसने प्लेट छीन कर पकौड़ा उठा लिए और मुंह में डालने लगी। जब वो बुलंद आवाज़ में चीखा, जो आज पकौड़े खाएगा वो सबसे बड़ा लानती होगा। ज़ेबा का हाथ वहीं रुक गया था और उसके साथ साथ दूसरे लोग भी पकौड़े खाना छोड़ चुके थे। वो हल्का सा ज़ेबू की जानिब झुका। अब खाओ पकौड़े, कह के लगाकर वो चला गया था। पीछे ज़ेबा बस मुँह बसोर कर रह गई थी और दुकानदार सुफियान पर लानत भेजता रहा। हैप्पी वैलेंटाइन डे हैदर। उसने हैरत से उसे देखा और फूल पकड़ लिया। अक्टूबर में कौन सा वैलेंटाइन डे मना रही हैं आप? हम आज़ाद कौम हैं हैदर। हमें जिस दिन सच्ची मोहब्बत का इदारा हो जाए, हमारा वैलेंटाइन डे उसी दिन हो जाता है। दुकानदार को पैसे देकर उसने व्हीलचेयर आगे बढ़ाई। हैदर ने कुछ कहने की गरज से अपने करीब बुलाया। कान करीब आने पर वो शरारत से मुस्कुराया। रुबा, आप ना? जी मैं ना। आप ना एक नंबर की छिछोरी हैं। अपना शोशा छोड़कर वो खुद हंस दिया था, जबकि रुबा का चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया था। उसी के साथ ही हैदर की बदतमीजी बंद। सॉरी, अगर उससे आपके चेहरे पर ही मुस्कुराहट रहेगी तो इट्स ओके।
खोई मुस्कुराहट फिर वापस आ गई थी। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।